एपिसोड 61 टू 70। बूम। यह एक अनफैथमेबल बल के साथ एक्सप्लोडेड जिसमें ऊर्जा की एक विनाशकारी लहर थी जो चारों ओर फैल गई। पूरे विसिनिटी को स्मिदरीन्स में ब्लास्टेड किया गया था जिसमें ग्लास की दीवारें शामिल थीं। उन्हें जब भी क्षतिग्रस्त किया गया था तब उन्हें खुद को ठीक करना था, लेकिन ऊर्जा ने संपर्क बनाने से पहले उन्हें टुकड़ों में ब्लास्टेड कर दिया था। जगह फिर से शांत होने से पहले ऊर्जा ने कुछ और सेकंड के लिए विसिनिटी में रेज किया। छोटी धुंध धीरे धीरे डिसिपेटेड करना शुरू कर दिया, लेकिन हर जगह शांत होने के साथ भी एनवायरनमेंट विनाश के साथ रिडल्ड था। सब कुछ शैम्बल्स में था। उपकरणों के टुकड़े टुकड़ों में ब्लास्टेड, साइंटिफिक के साथ ही मेका तोप जिसने ऊर्जा को निकाल दिया था वह इस हद तक पिघल गई थी कि केवल आधे पैर ही बचे थे। ऊपरी हिस्सा जहां तोप शामिल हुई थी कहीं भी नहीं मिला था। जैसे ही धुंध पूरी तरह से डिस्पर्स्ड हुई, अधूरे शरीर के अंगों के साथ शव जगह भर में बिखरे हुए देखे जा सकते थे। शरीर के अंगों को जगह भर में स्प्रॉड लापता अंग, दीवारों भर में काले खून स्प्लैटर्ड। ये स्पष्ट था कि ऊर्जा विस्फोट से इमेंस विकिरण के कारण खून जला दिया गया था। छत लगभग पूरी तरह से ब्लास्टेड खुली थी। आश्चर्यजनक रूप से एक नीले सूट में एक आदमी खड़ा था जहां विस्फोट हुआ था। उसके सूट पर एक भी ब्लडस्टेन या गंदगी का स्पेक नहीं देखा जा सकता था। वह हमेशा की तरह नीट था। उसके लुक्स एनवायरनमेंट के विपरीत थे। ये यूंग के अलावा कोई नहीं था और उसका चेहरा अभी भी उसके चारों ओर विनाश देखने के बाद भी कोल्डनेस और अलूफनेस के साथ लेस था। यह अभी भी क्रैक नहीं हुआ है। यूंग जगह में स्थित हरी रॉक को घूर रहा था। उसके जैसे रॉक पर इमेंस विस्फोट के बाद एक भी खरोंच नहीं था। जैक्स, हमें अगली सुविधा में जाना होगा, यूंग ने मुड़ते हुए कहा। चश्मा पहने वैज्ञानिक उसके पीछे राइट था। उसके शरीर पर भी एक भी खरोंच नहीं था। ठीक है सर यूंग, उसने चारों ओर देखने के बाद एक साई के साथ जवाब दिया। एक भी वैज्ञानिक बच नहीं पाया। वे सभी ऊर्जा द्वारा टॉर्न अपार्ट थे। अच्छे दिमागों की क्या बर्बादी है, उसने आंतरिक रूप से फिर से साई किया। स्वेश। अचानक एक डार्क सिलोएट कमरे के दूसरे छोर से उनकी ओर स्ट्रीक्ट हुआ और यूंग के सामने पहुंचा। जो आदमी उनके सामने दिखाई दिया उसके पास एक बफ बिल्ड था और उसके चेहरे को कवर करने वाला एक आधा हरा मुखौटा था। युवा गुरु यूंग, मैंने उसके ठिकाने को पाया है, आदमी ने बात की। जब उसने ये सुना तो यूंग की अभिव्यक्ति थोड़ा बदल गई। तुम जानते हो कि क्या करना है। ये तुरंत किया जाना चाहिए इससे पहले कि वह महिला अलर्टेड हो, यूंग ने एक कॉशियस रूप के साथ जवाब दिया। आदमी ने सिर हिलाया और छोड़ने के लिए मुड़ गया। एडन, इससे पहले कि वह यूंग को छोड़ सके उसने उसे बुलाया। अगर वह महिला तुम्हें पकड़ती है तुम मर जाओगे, यूंग ने एक भारी अभिव्यक्ति के साथ कहा। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो जितना संभव हो उतना तेज हो, क्योंकि अगर वह शामिल है तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। और इसके अलावा अगर तुम विफल हो जाते हो तो तुम्हें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम बेहतर मर चुके हो, यूंग ने आगे चलते हुए कहा। उसके चेहरे पर मुखौटा के साथ भी ये स्पष्ट था कि यूंग के शब्दों ने उसके दिल में फियर पैदा कर दिया था। उसने सिर हिलाया और शैडोई आफ्टर इमेजेस के पीछे छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। जैक्स, रॉक ले लो, हम जा रहे हैं, यूंग ने आगे चलते हुए आज्ञा दी। गौरव वर्तमान में अंतिम इमारतों में से एक के पीछे खड़ा था जो जंगल क्षेत्र में लेड था। वह अपने चेहरे पर हंग एक मुस्कान के साथ इमारत के पीछे की दीवार को घूर रहा था। तुमने मुझे बहुत लंबे समय तक इंतजार करवाया है, आखिरकार, गौरव ने उत्तेजना के एक रूप के साथ बुदबुदाया। एक काला आंकड़ा जो एक सर्पेंट की तरह लग रहा था दीवार पर क्रॉलिंग कर रहा था। ये और एक सामान्य सर्पेंट के बीच का अंतर आकार और कुछ अन्य शरीर के अंतर थे। लंबाई लगभग 7 मीटर थी और इसकी चौड़ाई 20 सक्षम शरीर वाले पुरुषों के बराबर थी। उसके सिर पर एक लाल रेखा थी और उसकी पूंछ एक स्कॉर्पियन की तरह थी। इसकी पूंछ की नोक बेहद पॉइंटेड और डार्क पर्पल थी। एक स्तर 3 सावरिनिया सरपेंट मिश्रित नस्ल। रक्षात्मक तराजू जो इसे फेंक दिए गए शारीरिक बल के 90% को बाउंस ऑफ कर सकते हैं, और इसकी पूंछ में एक घातक वेनम भी है। गौरव ने मिश्रित नस्ल का विश्लेषण किया। उसने पहले ग्लांस में इसे पहचानने के लिए पर्याप्त मिश्रित नस्लों के बारे में शोध किया था। मिश्रित नस्ल जिसने गौरव को राइट से नोटिस किया था वह यहाँ दिखाई दिया था। अंत में बाहर निकला। धूम। गौरव अभी भी जमीन पर था, इसलिए सर्पेंट व्यावहारिक रूप से नीचे की ओर लीप कर रहा था। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल की गति एक ही सेकंड में 70 फीट से अधिक पार करने के लिए पर्याप्त तेज थी। गौरव ने डैश को सक्रिय किया और बाईं ओर चला गया। स्वेश। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल के शरीर को डॉजिंग करते हुए बहुत परिवर्तित बेल में बदल गया। शिश। थोड़ा आगे स्लिप करने के बाद सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल रुक गया और गौरव को घूरने के लिए पक्ष की ओर अपनी गर्दन क्षेत्र को ट्विस्टेड किया। वह गौरव को घूर रहा था कि वह अब ह्यूमन क्यों नहीं दिख रहा था। गौरव ने इसे बहुत लंबे समय तक सोचने का मौका नहीं दिया, इससे पहले कि वह फिर से आगे डैश हो। उसकी गति अभी भी सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल की तुलना में अधिक थी और वह अपने सिर की ओर अपनी मुट्ठी को स्विंग करते हुए इसके सामने पहुंचा। स्वे। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल ने जवाब में गौरव की ओर अपनी पूंछ को आगे फेंक दिया।
गौरव ने पूंछ को आते हुए देखा और आगे बढ़ते हुए डॉजिंग करने के लिए बाईं ओर स्वर्व किया। वह सांप के बाईं ओर पहुंचा और अपनी मुट्ठी को अपनी गर्दन क्षेत्र की ओर फेंक दिया। धमाका! गौरव की मुट्ठी अपने शरीर पर उतरा, लेकिन वह था जिसे पीछे की ओर फेंका गया था। ओह! गौरव ने दर्द में कहा, क्योंकि उसका शरीर कई फीट पीछे की ओर ब्लास्टेड था। लगता है कि मैंने ठीक से शोध नहीं किया। बल का 90% वास्तव में हमलावर की ओर रिडायरेक्टेड है। गौरव ने अपने हमले का पूरा ब्रंट प्राप्त करने के बाद इसका पता लगाया। दर्द अभी भी उसके शरीर के माध्यम से कॉसिंग था, क्योंकि उसने सोचा कि उसका पंच इतना दर्दनाक क्यों था। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल ने गौरव को खुद को स्थिर करने के लिए इंतजार नहीं किया, इससे पहले कि वह फिर से उसकी ओर अपनी पूंछ को स्विंग करे। पूंछ की गति एक पूरे के रूप में सर्पेंटाइन के शरीर आंदोलन की तुलना में तेज थी। गौरव का शरीर अभी भी पहले हमले के बल से पीछे की ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि वह खुद को स्थिर कर सके, पूंछ पहले से ही उसके चेहरे के साथ संपर्क बनाने से कुछ इंच दूर थी। स्वेश! अपनी त्वरित रिफ्लेक्सेस का उपयोग करके गौरव ने दोनों तरफ से पूंछ पर ग्रैब किया और खुद को पीछे की ओर धकेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया। शिश! उसके पैर जमीन भर में स्लिड हो गए, क्योंकि पूंछ ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया। वेनम ने होस्ट के सिस्टम में परमिएट किया है। टॉक्सिन इम्यूनिटी सक्रिय हो गया है। गौरव ने सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल की पूंछ को जाने देने के बाद अपनी लाइन ऑफ साइट में दिखाई देने वाली अधिसूचना को देखा। ऐसा लगता है कि इसकी पूंछ को छूना भी खतरनाक है, लेकिन मेरे लिए नहीं। गौरव ने गुप्त रूप से टॉक्सिन इम्यूनिटी के लिए अपने सितारों को धन्यवाद दिया। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल ने अपनी पूंछ को फिर से गौरव की ओर थ्रस्ट किया। गौरव को पियर्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार गौरव अपनी एक्सटेंशन की सीमा को डॉजिंग करते हुए पीछे की ओर कूद गया। शिशिश! वह उतरने के बाद कुछ फीट से पीछे की ओर स्लिड हो गया। उसने अब खुद को मिश्रित नस्ल से लगभग 600 फीट दूर कर दिया था, जिसने उसे सोचने के लिए लगभग 2 सेकंड खरीदा था। सामान्य शारीरिक हमला बेकार होगा, इसलिए मुझे इसे इसके साथ मिलाना होगा। 0 सेकंड। डैश समाप्त होने के तुरंत बाद गौरव ने स्प्रिंट को सक्रिय किया और सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल की ओर फिर से चला गया। मिश्रित नस्ल जो सोच रहा था कि इंसान अपनी पूंछ को छूने से क्यों नहीं मरा, उसने अपनी पूंछ को फिर से बाहर निकाला। पूंछ बाईं ओर से गौरव की ओर स्वीपिंग कर रही थी। धूम! गौरव उच्च ऊपर कूद गया और बड़ी पूंछ पर उतरा। एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन! गौरव का हाथ एक सफेद चमक में कोटेड था, क्योंकि वह सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल के शरीर में चला गया। रक्त भेड़िया की शक्ति! गौरव सफेद प्रकाश में कोटेड हाथों के साथ सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल के शरीर में चला गया। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल ने गौरव के संतुलन को फेंकने की कोशिश करते हुए अपनी पूंछ को ऊपर की ओर स्विंग किया। अपना संतुलन खोने के बजाय गौरव ने खुद को आगे बढ़ाने के लिए बल का उपयोग किया। वह हवा भर में 5 मीटर से अधिक लीप्ट हुआ। उसका शरीर अपनी चमकती सफेद मुट्ठी के साथ उतरा। धमाका! गौरव की मुट्ठी सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल के सिर पर उतरा। बड़े प्राणी का सिर थोड़ा हिला। पहले गौरव के विपरीत केवल बल द्वारा थोड़ा पीछे फेंक दिया गया था, क्योंकि सफेद प्रकाश ने बल का अधिकांश हिस्सा नष्ट कर दिया था जिसे वापस उसे भेजा जाना था। गौरव एक कम ग्रंट बनाने के बाद अपने पैरों पर वापस उतरा। परमाणु डिसइंटीग्रेशन केवल बल के हिस्से को डिसइंटीग्रेट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, जिसका मतलब था कि उसे अभी भी सर्पेंटाइन मिश्रित रक्त के खिलाफ किसी भी सफल हमले से नुकसान होगा। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल को केवल 10% नुकसान हुआ। वास्तव में उसे शायद ही कोई नुकसान हुआ, क्योंकि शारीरिक बल को वापस भेजने के अलावा उसके पास अभी भी कठोर तराजू थे जो इसे सामान्य रूप से सुरक्षित रखेंगे। गौरव फिर से पक्ष की ओर डैश हो गया और सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल की बाईं आंख की ओर पंच्ड हुआ। गौरव प्राणी की तुलना में लगभग 2 गुना तेज था, इसलिए उसने मुट्ठी को तब तक नोटिस नहीं किया जब तक कि यह उसकी आंखों से लगभग 10 इंच दूर नहीं था। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल ने अपना मुंह चौड़ा खोला। जैसे ही गौरव की मुट्ठी उसकी आंखों के साथ संपर्क बनाने वाली थी, उसे अचानक खतरा महसूस हुआ। धूम! वह तुरंत ऊपर की ओर लीप्ट हुआ, क्योंकि पर्पलिश प्रकाश का एक पिलर सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल के मुंह से बाहर निकल गया। यह 1 इंच से गौरव के पैरों को याद किया। गौरव के हवा से उतरने का इंतजार नहीं किया, इससे पहले कि वह अपने सिर को ऊपर की ओर उठाने के लिए उठाता और फिर से बीम को फायर करता। गौरव ने मडे में रहते हुए नीचे देखा और उसकी ओर हेडेड बीम को देखा। उसने अपने शरीर को बाईं ओर ट्विस्टेड किया और बीम को डॉजिंग करते हुए उसने अपने शरीर को तेजी से उतरने के लिए नियंत्रित किया। बीम उसके किनारे से गुजरा, लेकिन इंटेंस मात्रा में गर्मी ने गौरव के बाएं रिब क्षेत्र के चारों ओर उसके कपड़े में थोड़ा सा छेद जला दिया। प्राणी ने गौरव को याद किया और बीम को फिर से कई बार बाहर निकाला। थवी 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 थवी! ऐसा लग रहा था जैसे गौरव अपने शरीर को मडे में ट्विस्टेड करते हुए बीम्स को डॉज करने के लिए उड़ान भर सकता था, क्योंकि वह उतरा था। उसने उनमें से हर एक को डॉज किया। स्प्रिंट निष्क्रिय हो गया है। डैश सक्रिय हो गया है। धमाका! वह जमीन पर उतरा और पर्पलिश बीम को डॉजिंग करते हुए फिर से बाईं ओर डैश हुआ। हालांकि डैश का उपयोग करते समय उसकी गति पहले की तरह महान नहीं थी, फिर भी यह सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल के हमलों की तुलना में थोड़ा तेज था।
थवी थवी स्विही स्विही। इसने गौरव की ओर अपनी पूंछ भेजते हुए बीम्स को बाहर निकाल दिया। गौरव हर एक बीम और इसकी पूंछ स्वीपिंग को डॉज करने में सक्षम था, लेकिन वह प्राणी पर हमला करने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सका। वह केवल अपने शरीर पर हमला कर सकता था अगर पूंछ उसकी ओर स्वेप्ट हो गई थी, लेकिन ये बेकार था क्योंकि हमले का 90% वापस उसकी ओर रीडायरेक्टेड हो जाएगा। गौरव के ऑब्जर्वेशन से प्राणी के शरीर पर हमला किया जा सकता था। उसकी आंखें थीं लेकिन गौरव उसके चेहरे के करीब नहीं जा सका। गौरव ने हमलों को डॉजिंग करते हुए खुद को नुकसान पहुंचाए बिना प्राणी से निपटने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में सोचा। कुछ और सेकंड के लिए डॉजिंग करने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे कुछ एहसास हुआ। क्या मुझे बस इसे पेनिट्रेट करने की जरूरत नहीं है? तुरंत यह सोचा उसके दिमाग में आया। गौरव मुड़ गया और खुद को प्राणी से दूर कर दिया। डैश निष्क्रिय हो गया है। गौरव अब प्राणी से 500 फीट से अधिक दूर था। मानव रूप में वापस आने के बाद उसका शरीर आकार में कम हो गया। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल हिंसक रूप से उसकी ओर स्लिदर हुई। उत्परिवर्तित रक्त भेड़िया ट्रांसफॉर्मेशन सक्रिय हो गया है। गौरव का शरीर तेजी से बदल गया। जैसे ही उसकी आंखें गहरे लाल रंग की हो गईं, उसके शरीर से भूरे रंग के फर्स बाहर निकल गए जो विशिष्टनेस के साथ चमक रहे थे। वह एक भालू के समान एक रोबस्ट फिगर के साथ 2 मीटर से अधिक लंबा हो गया। 9 इंच लंबे 4 तेज क्लॉज दोनों पॉज से प्रोट्रूडेड। गौरव को नहीं पता था कि यह कहां से आ रहा था, लेकिन उसने अचानक सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल को टुकड़ों में श्रेड करने की इच्छा महसूस की। उसकी आंखें फियर्स थीं और उसने अपने तर्क की भावना को संभालने की कोशिश कर रहे रक्तपात की एक लहर महसूस की। इस बार उसका स्वेटशर्ट अपनी बफ बिल्ड नहीं ले सका और टेयरिंग अपार्ट करना शुरू कर दिया। केवल उसकी पैंट्स एक बेहतर स्थिति में लेफ्ट थे। सर्पेंटाइन प्राणी जो पहले उसके लिए हेडेड था रुक गया और थोड़ी देर के लिए उसे घूरता रहा। ये बिल्कुल वैसा ही था जब गौरव को रक्त भेड़िया से लड़ते समय उत्परिवर्तित बैल में बदल दिया गया था। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल में भी भ्रम का एक रूप था। ये सोच रहा था कि मानव न केवल एक बार बल्कि 2 बार बदलने में सक्षम होगा। गौरव ने अपने रेजिंग ब्लड लस्ट को शांत कर दिया क्योंकि उसने याद किया कि क्या करने की आवश्यकता थी। उसने बाहर डैश होने से पहले अपने दाहिने पांव को उठाया। बेल ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करते समय उसकी गति अभी भी आमतौर पर समान थी, लेकिन वह इस स्थिति में अधिक फ्लेक्सिबल था। डैश सक्रिय हो गया है। गौरव ने डैश को फिर से सक्रिय किया जिससे उसकी वर्तमान गति को बहुत बढ़ाया गया। थवी थवी थवी। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल ने फिर से उन पर्पलिश बीम्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया। उसे उससे महसूस हुआ खतरा पहले की तरह ही था, इसलिए उसने अभी भी डॉज किया। वह पहले से ही कई बार डैश और स्प्रिंट को सक्रिय करने के बाद ऊर्जा से बाहर चल रहा था, इसलिए वह जल्दी से सांप के शरीर के लिए हेडेड था क्योंकि वह उसके सिर की ओर नहीं जा सका था। स्विही। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल ने फिर से अपनी पूंछ को गौरव की ओर बाहर निकाला। इस बार गौरव ने अपने लिए हेडेड लंबी पूंछ को डॉज करने की भी कोशिश नहीं की। एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन सक्रिय हो गया है। गौरव ने अपनी दाहिनी पांव को ऊपर उठाया क्योंकि पूंछ उसकी ओर हेडेड थी। उसके 4 क्लॉज व्हाइटिश प्रकाश में कोटेड थे। उसने अपनी दाहिनी बाह में शक्ति गैदर की इससे पहले कि वह इसे नीचे स्विंगिंग करे आने वाली पूंछ की ओर। जिस तीव्रता पर उसके क्लॉज सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल की पूंछ पर उतर गए, जिससे जगह भर में गूंजने के लिए एक रिपिंग ध्वनि का कारण बन गया। शिश। उसके क्लॉज ने पूंछ के साथ संपर्क बनाया और सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल के शरीर से इसे आसानी से सेवर कर दिया। बाम। पूंछ जमीन पर गिर गई और डार्क पर्पलिश रक्त इससे बाहर निकल गया। शशल की ही शश। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल ने एक जोर से और दर्दनाक शोर किया जो दोनों हिसिंग और स्क्रीचिंग के समान था। होस्ट ने कौशल सीखा है / गौरव ने अधिसूचना को नोटिस किया, लेकिन उसने इस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। जब सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल दर्द में चारों ओर थ्रैशिंग कर रहा था, गौरव फिर से उसकी ओर डैश हो गया। उसने गौरव को नोटिस किया और एक और बीम बाहर निकाल दिया, लेकिन अब ये पहले की तुलना में धीमा था जिसने उसे आसानी से डॉज करने का मौका दिया जबकि उस पर बंद हो गया। स्वेश। गौरव सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल के विशाल चेहरे से पहले पहुंचा जिसका मुंह अभी भी चौड़ा खुला था। इससे पहले कि यह एक और बीम शूट कर सके, गौरव के क्लॉज पहले से ही नीचे से उसके चेहरे की ओर स्विंगिंग कर रहे थे। / सक्रिय हो गया है। परिचित आवाज / सक्रिय हो गया है। गौरव के क्लॉज ने सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल के जबड़े क्षेत्र में 4 गहरी गैशेस तोड़े कर दी जिससे उसका सिर दर्द में अपवज हो गया क्योंकि यह स्क्रीचिंग था। खून बाहर निकलना जारी रखा, लेकिन गौरव वहां नहीं रुका। जैसा कि उसकी बाईं बांह पहले से ही एक फॉलोअप हमले के साथ पक्ष से स्विंगिंग कर रही थी। / गौरव के क्लॉज ने गुस्से में सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल की गर्दन और चेहरे भर में स्लैश कर दिया। डार्क पर्पलिश रक्त जगह भर में स्प्लैटर्ड क्योंकि वह नॉनस्टॉप स्लैशिंग रखता था। 30 इंच से गहरे कट्स इसके ऊपरी शरीर भर में देखे जा सकते थे। क्लॉज ने चिन्हित किया कि उसके सिर का इंटरनल हिस्सा विजिबल हो गया। गौरव अचानक कूद गया जबकि दोनों हथियारों को उठाने से पहले उन्हें पूर्ण बल के साथ नीचे स्विंगिंग किया।
दोनों पॉज से उसके क्लॉज ने प्रकाश का एक सफेद विजिबल आग बनाया क्योंकि यह सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल के सिर पर आया था। सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल का सिर 2 में साफ सुथरा सेवड था। प्लॉप, उसका आधा सिर जमीन पर गिर गया क्योंकि पर्पलिश रक्त उसके अधूरे सिर से एक फव्वारे की तरह बाहर निकल गया। गौरव का शरीर पहले से ही पर्पलिश रक्त में बेथ था लेकिन वह बॉदर नहीं था। गर्र, वह फिर से ग्राउल्ड हुआ और सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल के शरीर ग्रैब। उसने गर्दन से इसे लिफ्टेड किया और एक बाइट लेने से पहले इसे अपने चेहरे की ओर लाया। क्रंच, गौरव ने इसके सिर के बाकी हिस्सों को काट दिया जिससे खून की अधिक वर्षा हुई। लेस देन, तुमने एक सावरनिया सरपेंट मिश्रित नस्ल को मार डाला। ग्रेटर दैन लेस देन 7000 EXP ग्रेटर दैन। अधिसूचना उसे वास्तविकता में वापस ले आई क्योंकि उसने सावरनिया सरपेंट मिश्रित नस्ल का एक और बाइट लेने से पहले खुद को रोक दिया। एक और बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन मिला। क्या होस्ट बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ब्लडलाइन में सावरनिया सरपेंट ट्रांसफॉर्मेशन जोड़ना चाहता है? हाँ, नहीं। गौरव ने कई सेकंड के लिए अधिसूचना को देखा जबकि अभी भी सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल की गर्दन पर पकड़े हुए था। वह अपने मुंह में प्राणी के खून का स्वाद ले सकता था और आश्चर्यजनक रूप से इसका स्वाद अच्छा था। उसने पहले ही अनुमान लगाया था कि यह रक्त भेड़िया ट्रांसफॉर्मेशन के कारण था। उसे इस तथ्य से डिस्गस्ट महसूस हुआ कि अगर वह सावरनिया सरपेंट मिश्रित नस्ल में बदल गया तो वह ऐसा लगेगा, लेकिन कुछ और सेकंड के लिए इस पर सोचने पर उसने निष्कर्ष निकाला। उसके तराजू किसी भी शारीरिक हमलों के 90% को दर्शाने और वापस भेजने में सक्षम है। यह अपने मुंह से एक डेथली टॉक्सिक बीम शूट कर सकता है। इसका एकमात्र दोष इसकी उपस्थिति है, गौरव ने विश्लेषण किया। वह रक्त भेड़िया और एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन की शक्ति के साथ कंबाइंड तराजू को काटने में सक्षम था। ये बेल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम नहीं करता था क्योंकि वह मूर्ति का उपयोग कर रहा था। यहां तक कि जब उसने इसे एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन के साथ कपल किया था तब भी कंपाउंडेड बल बाउंस ऑफ करना आसान था, जबकि रक्त भेड़िया के लिए उसके क्लॉज एटॉमिक डिसइंटीग्रेशन की मदद से तराजू को पेनेट्रेट करने के लिए पर्याप्त तेज और गहरे काटने में सक्षम थे। तराजू शारीरिक हमलों को बाउंसिंग ऑफ करने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन जब इसे काटा गया था तो उस कार्य को करने की इसकी क्षमता को डिस्कार्ड कर दिया गया था। गौरव ने सर्पेंटाइन मिश्रित नस्ल के साथ अपने पहले एक्सचेंज के बाद इन सभी का पहले ही विश्लेषण कर लिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना डिस्गस्टिंग है, शक्ति अभी भी शक्ति है। गौरव ने निष्कर्ष निकाला। उसे कभी नहीं पता था कि ऐसी शक्ति कब हैंडी आएगी, इसलिए इसे स्वीकार करने का फैसला किया। हाँ, गौरव ने अपने दिमाग में कहा, सावरनिया सरपेंट निकाल रहा है। लेस देन निष्कर्षण प्रक्रिया 1% ग्रेटर दैन। आधी रात के आसपास गौरव अपने अपार्टमेंट में वापस आ गया। वह तुरंत अपने पैंट्स को हटाने के बाद स्नान करने के लिए वॉशरूम गया। शिश शिश, बाथरूम के अंदर टपकते पानी की आवाज सुनी जा सकती थी। गौरव पिछले युद्ध का विश्लेषण करते हुए शावर के नीचे खड़ा था। उसके सिर पर गिरने वाले पानी ने उसे एक शांत और रिफ्रेशिंग भावना दी जिसने उसे कुछ चीजों का नोट लेने के लिए मजबूर किया जो उसने पहले नहीं सोचा था। ये सोचने के लिए कि मुझे अभी भी एक स्तर 3 मिश्रित नस्ल को हराने में इतना समय लगेगा, भले ही मैंने ताकत में वृद्धि की है, गौरव ने आंतरिक रूप से कहा। अब वह समझ गया कि सब कुछ उच्च स्तरीय होने के बारे में नहीं था क्योंकि मूल रूप से उसे इस मिश्रित नस्ल को आसानी से हराने में सक्षम होना चाहिए। फिर भी इसमें उसे समय लगा और वह हार भी गया होगा अगर वह नहीं जानता था कि क्या करना है। वह अब समझ गया कि विभिन्न प्रकार की रक्त रेखाएं वास्तव में मालिक को बूंद दे सकती हैं। एक स्तर 4 मिश्रित नस्ल अपने एट्रीब्यूट्स के कारण सावरनिया सरपेंट मिश्रित नस्ल को हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। उसने एक रक्त रेखा के साथ किसी भी प्राणी का सामना करते समय लापरवाह नहीं होने का फैसला किया था क्योंकि वहां बहुत सारे रक्त रेखाएं थीं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मालिक को रेडिक्यूलस बूंस दिया जो उन्हें उनसे उच्च रैंक वाले प्राणियों को हराने में मदद कर सकता था। गौरव ने अपना स्नान लेना समाप्त कर दिया और रहने वाले कमरे में वापस चला गया। वह पजामास पर डालने के बाद अपनी रीडिंग चेयर की ओर चला गया। मेरा वेब बोर्ड 3 इंच दूर है जहां से यह हुआ करता था। गौरव ने एक कंटेम्पलेटिव रूप के साथ अपनी रीडिंग टेबल पर गोलाकार वेब बोर्ड को देखा। मुझे यकीन है कि यह बाईं ओर से 3 इंच दूर था। गौरव इस माइनर डिटेल को नोटिस करने में सक्षम था। वह अचानक कॉशियस हो गया और अपने अपार्टमेंट के चारों ओर जांच करना शुरू कर दिया। उसने अपने कमरे, बाथरूम, टॉयलेट, किचन, etc. के हर हिस्से की जांच की। हर जगह की जांच करने और कुछ भी सस्पिशियस नहीं देखने के बाद गौरव अपने रहने वाले कमरे में वापस चला गया। हो सकता है कि मैं सिर्फ इसकी कल्पना कर रहा हूं। गौरव ने अपनी ठोड़ी पकड़ी क्योंकि उसका संदेह थोड़ा ईज हो गया। इस क्षेत्र के सुरक्षा उपाय काफी खराब हैं, इसलिए शायद मुझे पर्सनल सुरक्षा उपायों को जगह में रखना चाहिए। अगले दिन गौरव अपने सामान्य समय से जाग गया। उसने तैयारी पूरी कर ली और एंगी के साथ स्कूल के लिए हेडेड हो गया। बेशक एंगी ने उससे रात से पहले और क्या उसने अपने अपार्टमेंट को भी छोड़ दिया था, इस बारे में सवाल पूछना जारी रखा।
उसने कई बार दस्तक दी और रात में लगभग 11 बजे तक अपने अपार्टमेंट के सामने खड़ी थी, इससे पहले कि उसकी मां ने उसे अपार्टमेंट में वापस आने के लिए बुलाया। गौरव ने केवल उसे बताया कि वह अपनी नौकरी के लिए पहले निकल गया था और उसे इसके बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं थी। गौरव ने दूसरे मिश्रित नस्ल को मारने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। उसने फैसला किया कि इसे रैप्स के तहत बेहतर रखा गया था, लेकिन उसने ये भी सोचा कि एंगी के पिता को एक रिपोर्ट प्राप्त होनी चाहिए। एंगी बस के अंदर उसे अजीब तरह से घूर रही थी, ये सोचकर कि वह एक झूठ बोल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सीरियस अभिव्यक्ति देखकर वह नहीं जानती थी कि क्या विश्वास करना है। क्या मुझे उसे बताना चाहिए? मैंने कल रात उसके अपार्टमेंट के अंदर से आने वाली आवाजें सुनी। एंगी ने आंतरिक रूप से सोचा। उसे इसके बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, इससे पहले कि वे अपने गंतव्य तक पहुंचे। गौरव ने बस से उतरने और एंगी को अलविदा कहने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। एंगी ने इसे अपने दिमाग के पीछे फेंकने और स्कूल की ओर जाने का फैसला किया। मैं बाद में उसके साथ इस बारे में तर्क करूंगी। स्कूल आज काफी लाइवली था, लेकिन गौरव के लिए उबाऊ था। उसके सभी सहपाठी आगामी एक्सचेंज इवेंट के बारे में उत्साहित थे। कुछ परवर्टेड लोग पहले से ही सोच रहे थे कि वे अन्य स्कूलों की लड़कियों के साथ कैसे हुकअप्स करेंगे। यह एक 3 दिन की घटना थी, जिसका मतलब था आवास जगह में डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा अपने खाली समय में वे मैस अराउंड करने और जो कुछ भी उन्हें पसंद था वह करने में सक्षम होंगे। गौरव ने केवल इस घटना के लिए अपने उत्साह को साझा किया क्योंकि वह सीमा से आगे यात्रा करने जा रहा था। ओह, मैं एंगी से पूछना भूल गया कि क्या उनके स्कूल को भी आमंत्रित किया गया था। गौरव ने ये याद किया और बाद में एंगी से पूछने का फैसला किया। दिन फिर से अनइवेंटफुल चला गया, लेकिन गौरव पहले से ही आंतरिक रूप से कुछ प्लॉटिंग कर रहा था। बस की तरह 1 और 3 दिन चले गए थे और यह फिर से सोमवार था। इस समय के दौरान गौरव ने अपने अपार्टमेंट में प्रवेश किया था जब वह फेडेड अवे था, लेकिन इसके साथ भी उसने अभी भी अपने अपार्टमेंट में सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करने का फैसला किया। गौरव अपने हाथों में 2 बक्से के साथ स्टाल से अपने अपार्टमेंट की ओर चल रहा था। सुश्री एमी ने उसे अपने अपार्टमेंट में स्थापित करना चाहता था क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण उसे एक मुफ्त दिन दिया। वह दूसरी सड़क में एक कोने में आया और अचानक डर की भावना महसूस करने पर बाईं ओर मुड़ने वाला था। वह रुका और बार बार बाईं और दाईं ओर देखा, लेकिन उसके चारों ओर कुछ भी नहीं देख सका। वह चारों ओर मुड़ गया, फिर भी कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ना चाहता था, ये सोचकर कि यह उसकी परसेप्शन की एक मिसइंटरप्रिटेशन थी। बच्चे मत चलो, उसने उसके पीछे एक आवाज सुनी। सफल अपहरण। आवाज उसे वास्तव में फेमिलियर लग रही थी। व्यक्ति ऑलमोस्ट एक पल में उसके पीछे दिखाई दिया था। गौरव का चेहरा गहरा हो गया। मैंने अपने परसेप्शन की सीमा के भीतर होने के बावजूद भी उसके दृष्टिकोण को महसूस नहीं किया। तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें नहीं चलना चाहिए, व्यक्ति ने फिर से बात की। ये जंगल से वही आदमी है, गौरव ने याद किया। अब गौरव जितना कमजोर था उतना ही कमजोर नहीं था। वह महसूस कर सकता था कि यह व्यक्ति कितना खतरनाक था। वह अब समझ गया कि अगर सिस्टम ने उसे घर नहीं पहुंचाया तो उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। स्प्रिंट सक्रिय हो गया है। गौरव ने स्प्रिंट को सक्रिय करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसे इसके बारे में 2 बार नहीं सोचना पड़ा। सभी उसके इंद्रियों उसे राइट नाउ बता रहे थे, भागो। गौरव ने एक कदम आगे बढ़ाने के बाद 150 फीट से अधिक पार किया। हवा फियर्सली ब्लू क्योंकि उसका आंकड़ा सड़क भर में स्ट्रीक्ड हुआ। पड़ोस की ओर दौड़ने के बजाय वह उस जगह की ओर दौड़ रहा था जहां से वह आ रहा था। गौरव ने 200 फीट पार करते हुए पीछे देखने के लिए अपनी गर्दन को चारों ओर मोड़ दिया। ओह, मुड़ने के तुरंत बाद उसने अपनी पूरी लाइन ऑफ साइट को कवर करने वाली एक पाम को देखा। इस बार मैं तुम्हारे साथ मैस अराउंड नहीं करूंगा। गौरव की दृष्टि पूरी तरह से ब्लॉक्ड होने के कारण आवाज फिर से लग रही थी। पकड़ो। यह उसके लिए बहुत तेज था। हालांकि वह वर्तमान में स्प्रिंट का उपयोग कर रहा था, यह व्यक्ति 10 गुना तेज था। गौरव से पहले भी ग्रिप पर प्रतिक्रिया कर सकता था। उसका शरीर हवा में लिफ्टेड था। ऐसा करने के लिए मुझे दोष मत दो। तुम एक डिसोबीडिएंट बच्चे हो। इससे पहले कि वह तुरंत बाहर निकल जाए, उसके कानों में ड्रिफ्टेड उन शब्द। धमाका। उसका सिर एक बहुत ही कठिन सतह में स्लैम्ड हुआ, जिससे उसे तुरंत बाहर निकलने का कारण बन गया। जिस व्यक्ति ने कर्म किया था उसने गौरव को सिर से ग्रैब किया और उसे लिफ्टेड किया। सड़क पर एक टाइट फिटेड ब्लैक बॉडी सूट और एक आधा हरा मुखौटा में एक आदमी को जमीन से एक लड़के को लिफ्टिंग देखा जा सकता था। जमीन में सतह भर में क्रैक्स थे और क्रैक्स के बीच में खून का एक छोटा सा पूल देखा जा सकता था। वह आदमी वर्तमान में गौरव पर होल्डिंग कर रहा था, जिसके चेहरे पर खून स्मियर था और खून उसके सिर से नीचे स्ट्रीमिंग कर रहा था। उसकी आंखें क्लोज्ड थीं और उसकी बाहें बिना किसी मूवमेंट्स के उसके शरीर के दोनों तरफ स्टेशन थीं। ये स्पष्ट था कि वह बाहर निकल गया था। क्या मैंने बहुत अधिक शक्ति का उपयोग किया? वह बहुत जल्दी बाहर निकल गया, आदमी ने आंतरिक रूप से कहा, क्योंकि उसने गौरव को अभी भी जमीन के ऊपर लिफ्टिंग करते हुए देखा था।
वह वास्तव में अर्जेंसी की भावना महसूस कर रहा था और चीजों को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहता था। हम उसे हीलिंग मेड्स के साथ ठीक कर देंगे। यहाँ से बाहर निकलने का समय, जब वह इस निष्कर्ष पर आया, तो उसने अपने सिर के बाईं ओर रखे एक हरे बटन को दबाया। वर्तमान में सड़क पर लोग जो हो रहा था, उसे देखकर सरप्राइज थे। उन्होंने केवल दोनों को पतली हवा से बाहर निकलते हुए देखा क्योंकि उनकी गति के कारण और इससे पहले कि वे इसे जानते थे, लड़के का सिर कठोर जमीन पर स्लैम्ड हुआ था जिससे इसे खुला स्प्लिट हो गया था। एक काली कार जो लिमोजीन की लंबाई के समान थी, मडे में सड़क में ड्रोव और गौरव पर होल्डिंग आदमी से पहले रुक गई। दरवाजे खुले और उसने गौरव को अंदर फेंक दिया इससे पहले कि वह खुद प्रवेश करे। स्वेश, कार चारों ओर मुड़ने के बाद सड़क भर में ब्लेज्ड हो गई। कुछ ही सेकंड में वे दृष्टि से बाहर थे। बातचीत, 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 क्या हो रहा है? वह लड़का कौन था? वह फेमिलियर लग रहा था लेकिन सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं देख सका। हमें पुलिस को फोन करने की जरूरत है। दृश्यों को विटनेस करने वाले लोगों की आवाज सुनी जा सकती थी। सच में उनमें से कोई भी घटना के दृश्य से 500 फीट से अधिक करीब नहीं था। इसके अलावा दृश्य समाप्त होने से पहले 1 मिनट तक भी नहीं लगा था, इसलिए वे गौरव का चेहरा नहीं देख पाए थे। ये सड़क गौरव के अपार्टमेंट के स्थान से केवल 2 सड़कों दूर थी, इसलिए ये भी उन लोगों में से थी जहां उसने रात के दौरान संरक्षित किया था। क्या उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से देखा था तो वे उसे पहचान लेंगे। 30 मिनट बाद एक डिमली लिट कमरे के अंदर एक व्यक्ति को एक लंबी बेड लाइक कुर्सी से स्ट्रैप किया गया था। एक काला कवर कपड़ा इस व्यक्ति के सिर पर रखा गया था और बेड लाइक कुर्सी से एक्सटेंडेड मेटालिक हाथों ने व्यक्ति को कसकर पकड़ लिया जिससे एस्केप का कोई मौका नहीं मिला। कमरे के बाएं कोने में टाइट फिटेड ब्लैक बॉडी सूट्स में 2 पुरुष एक दूसरे के विपरीत तरफ खड़े थे। वे एक चर्चा में लग रहे थे और आधे हरे मुखौटा पहने आदमी ने एक पर्पलिश और नीले हेलमेट को पकड़ लिया। इस हेलमेट में कुछ एक्वा कलर्ड पत्थर थे जो इसकी सतह भर में एम्बेडेड थे जो बिजली के साथ क्रैकल्ड थे। हम उसकी यादों को प्रोजेक्ट करने और देखने में समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह 3 महीने पहले हुआ था। हरे मुखौटा में आदमी ने अर्जेंसी के एक स्वर के साथ बात की। बॉस एडन, मैं केवल सुझाव दे सकता हूं कि हम ट्रूथ फंक्शन का उपयोग करें और हमारे इंटेरोगेशन को तेज करने के लिए उससे स्पेसिफिक सवाल पूछें। दूसरे आदमी ने सुझाव दिया। चलो उसके साथ चलते हैं, हमारे पास उसकी यादों के माध्यम से सॉर्टिंग करने का समय नहीं है। हम उससे उस दिन के बारे में स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे। हालांकि वह अपनी कम उम्र के कारण एक वेजिटेबल बन सकता है, हमें इसका जोखिम उठाना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी शक्तिशाली है, वह उसे एक वेजिटेबल में बदल दिया ट्रेस करने में सक्षम नहीं होगी। हरे मुखौटा के साथ आदमी, जिसे एडन के रूप में जाना जाता था, सहमत हो गया। निष्कर्ष निकालने के बाद वे कुर्सी पर स्ट्रैप्ड व्यक्ति की ओर चले गए। उसके सामने पहुंचने के बाद एडन ने कपड़े का टुकड़ा ग्रैब किया और एक सुनहरे टीनेज लड़के के चेहरे को रिवीलिंग करते हुए इसे बंद कर दिया। टीनेज लड़का, जो जाहिर तौर पर गौरव था, उसने एक ठंडे रूप के साथ आदमी को देखा। अच्छी बात यह है कि तुम अब जाग रहे हो। लगता है कि हीलिंग मेड ने बस ठीक काम किया। अगर तुम बस सुनते और नहीं चलते तो मुझे तुम्हारी खोपड़ी को क्रैक ओपन नहीं करना पड़ता। उसने थोड़ा कड़वा स्वर के साथ कहा। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे पीछे क्यों हो? तुमने मेरे अपार्टमेंट में क्यों ब्रेक किया? गौरव ने सावधानी के एक रूप के साथ आदमी पर सवालों की एक श्रृंखला फेंक दी। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि 3 महीने पहले उस जंगल माउंटेन क्षेत्र में क्या हुआ था। मुझे यकीन है कि तुम उस दिन से मुझे पहले से ही याद करते हो। एडन ने गौरव की आंखों में घूरने के लिए नीचे बेंडिंग करते हुए बात की। अब मुझे बताओ कि पहाड़ में क्या हुआ। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुमने विटनेस नहीं किया कि क्या हुआ क्योंकि तुम अपने स्कूल की वर्दी में थे। इसका मतलब है कि तुम पूरी रात वहां थे, खासकर जब मुझे पता चला कि तुम्हारा रेजिडेंशियल पता उस जगह से बहुत दूर है। मुझे ये भी परवाह नहीं है कि तुमने इन 3 महीनों के दौरान मुझे कैसे अवेडेड किया। मुझे बस इतना जानना है, उस माउंटेन क्षेत्र में क्या हुआ। एडन ने गौरव को इंटेंटली घूरते हुए सवाल किया। गौरव ने बात करने से पहले कुछ सेकंड के लिए उसे वापस घूर दिया। मुझे हराता है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पहाड़ में क्या हुआ, गौरव ने निश्चितता के एक रूप के साथ कहा। जब तुम्हें जांच करने के लिए एक ऑरोलॉजिस्ट को फोन करना चाहिए तो मुझे अपहरण क्यों करना चाहिए? गौरव ने एक इरिटेटेड अभिव्यक्ति के साथ पूछा। ओह, तुम्हें इसे पहनने के बाद तक जवाब देने का मतलब नहीं है। एडन ने हेलमेट उठाते हुए जवाब दिया। वह क्या है? हेलमेट को टॉप पर बिजली के साथ कैकलिंग करते हुए देखकर गौरव अचानक वेरी हो गया। ब्रेन ट्वेक हेलमेट। ओह, ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें सच्चाई में स्पाउटिंग करने में मदद करेगा। एडन ने गौरव के सिर की ओर हेलमेट को धकेल दिया और उसे उसके लिए लगाने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। गौरव ने अपने सिर को पक्ष की ओर शिफ्टेड किया जिससे हेलमेट उसकी गर्दन पर रखा गया। खुद को बिहेव करो, मेरे पास मैस अराउंड करने का समय नहीं है।
एडन ने चिल्लाया और गौरव की ओर हेलमेट शिफ्टेड किया जो अभी भी अपने सिर को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। पकड़ो। एडन ने अपने बाएं हाथ से गौरव की थोड़ी ग्रैब की और हेलमेट को अपने सिर पर रखने से पहले अपने सिर को जबरदस्ती जगह में रखा। नन्हू गर्र। गौरव ने अपने सिर को स्थानांतरित करने की कोशिश करते हुए कुछ इनकोहेरेंट शब्दों को मटर किया लेकिन ये कोई फायदा नहीं हुआ। ग्रिप इतनी शक्तिशाली थी कि वह शायद ही शोर कर सके। वह पहले से ही बता सकता था कि हेलमेट का कार्य क्या था लेकिन वह कोशिश करने और इसे रोकने के लिए पावरलेस था। नहीं 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 नहीं। गौरव ने इनवर्डली स्क्रीमिंग रखा। वह सिस्टम के रहस्य को उजागर नहीं करना चाहता था लेकिन वह इतना मजबूत नहीं था। ये ब्रेन ट्विग डिवाइस था और इसके कार्यों में से एक किसी व्यक्ति को पूछे गए किसी भी सवाल का ट्रूथफुली जवाब देने के लिए मजबूर करना था। भले ही उसने बदलने का फैसला किया, वह उसे नीचे होल्डिंग बॉन्ड्स के माध्यम से ब्रेक नहीं कर पाएगा। भले ही वह ब्रेक कर सके, उसके सामने आदमी उससे अधिक शक्तिशाली था और वह अपनी क्षमता को भी प्रकट करेगा। इसे सक्रिय करो, एडन ने उसके बगल में आदमी से कहा। आदमी ने सिर हिलाया और हेलमेट के पीछे एक बटन पर क्लिक किया। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। हेलमेट पर इलेक्ट्रिक स्पार्क संख्या और आकार में बढ़ी जिससे गौरव की आंखें दर्द में चौड़ी हो गईं। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें लिस्टलेस हो गईं। एडन ने गौरव की अभिव्यक्ति को देखा जो ऐसा लग रहा था जैसे वह जाग रहा था लेकिन सो रहा था। ब्रेन ट्विग डिवाइस वर्तमान में फंक्शनिंग कर रहा है, उसके बगल में आदमी ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? एडन ने पूछा। मैं गौरव ओस्लोव हूँ, गौरव ने एक रोबोट की तरह जवाब दिया। वह इस समय एक पपट की तरह लग रहा था। यह कोई समस्या नहीं के साथ काम करता है, वह ब्रैड का पूरा नाम है, उसके बगल में आदमी ने पुष्टि की। अब मुझे बताओ कि 3 महीने पहले उस पहाड़ की तरफ क्या हुआ। मुझे बताओ कि उस जंगल में तुम्हारे आगमन के समय से क्या हुआ था, एडन ने आज्ञा दी। गौरव, जिसकी आंखें अभी भी एक लाइफलेस पपट की तरह लग रही थीं, उसने बात करना शुरू कर दिया। उस दिन मैं आत्महत्या करने के लिए जंगल में गया था। पड़ोस में 30 मिनट से अधिक हो गए थे और लोग अभी भी जो हुआ था उसके बारे में बात कर रहे थे। एंगी गौरव को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। वह गौरव के आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि उसने उसे पहले अपने अपार्टमेंट को छोड़ते हुए देखा था। चूंकि उसने कहा था कि वह स्टॉल में कुछ चीजें पाने जा रहा था जो केवल 3 सड़कों दूर थी, उसने अब तक आने की उम्मीद की। उसने कॉप से बात कर रहे अपने घरों के बाहर लोगों को नोटिस किया। पुलिस यहाँ क्यों है? उसने सोचा कि वह क्या चल रहा था, ये देखने के लिए करीब चली गई। तो तुम इस व्यक्ति के चेहरे का वर्णन नहीं कर सकते हो। अधिकारी न केवल हम दृश्य से दूर थे बल्कि वे भी हमारे आंकड़ों को ठीक से देखने के लिए बहुत तेज चल रहे थे और जब उन्होंने चलना बंद कर दिया तो किडनैपर और लड़के को लेने के लिए तुरंत एक कार पहुंची। एंगी पुलिस अधिकारी और पड़ोस में उन लोगों में से एक के बीच चर्चा सुन सकती थी जिन्होंने अपराध का विटनेस किया था। किडनैपर। एंगी ठीक से सुनने के लिए करीब चली गई। तो उसके फिगर से तुम बता सकते थे कि यह एक बच्चा था? हाँ अधिकारी, जिस लड़के को दूर ले जाया गया था वह निश्चित रूप से एक टीनेजर था और उनके मूवमेंट से लड़के को शामिल किया गया। वे मिश्रित रक्त हैं। वे निश्चित रूप से मिश्रित रक्त हैं। लड़का भी अचानक आदमी की तरह दिखाई दिया, इसलिए यह बहुत स्पष्ट है कि वे दोनों मिश्रित रक्त हैं। इस बिंदु पर एंगी पहले से ही उसके दिल में एक बुरी भावना रखना शुरू कर रही थी। वह यह महसूस करते हुए सुनती रही कि कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आगे आ रही थी। तो इस लड़के की पहचान करने का कोई तरीका नहीं है। अधिकारी, अगर आप यहाँ थे जब ये हुआ था तो आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है। उनकी गति के कारण उनके आंकड़े व्यवहारिक रूप से ब्लर्ड थे। हम जिस तरह से स्थिति है, हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन का एक भी रूप नहीं मिल सकता है। अधिकारी, अगर मुझे सही याद है, हालांकि वे काफी तेज चले गए, मुझे यकीन है कि लड़के के पास सुनहरे बाल थे। हाँ, सुनहरे बाल। वे काफी तेज चले गए लेकिन मैं कम से कम उस रंग को इंगित कर सकता था। एंगी ने तुरंत यह सुना कि उसका दिमाग जम गया। सुनहरे बाल। हालांकि यह एक और व्यक्ति हो सकता है क्योंकि सुनहरे बाल होने के कारण एक ही व्यक्ति के लिए विशेष नहीं था, लेकिन एंगी जानता था कि इस पड़ोस में केवल एक व्यक्ति के पास सुनहरे बाल थे और एक मिश्रित रक्त भी था जिसने गति में उसे पीछे छोड़ दिया था, जिस पर उसे हमेशा गर्व था। उसने घबराना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? उसने पुलिस से मिलने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह जानती थी कि इस स्थिति में वे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ के कॉप्स गौरव की तुलना में कमजोर थे, इसलिए उसे लेने के लिए इसका मतलब था कि यहाँ काम पर मजबूत ताकतें थीं। उसने सोचना जारी रखा कि वह किससे मिलने जा सकती है। उसे अचानक कुछ याद आया। वह हमेशा अपने शिक्षक के साथ प्रशिक्षित करने के लिए स्कूल के बाद गामी दोजो के लिए हेडेड था। वह अकेली है जिससे मैं मिलने जा सकती हूँ। एंगी ने गौरव से पूछने को याद किया कि वह कभी उसके साथ घर क्यों नहीं आया। सबसे पहले वह उसे बताना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसने बार बार एक जवाब के लिए उसे परेशान किया तो वह आखिरकार हार गया और उसे दो के बारे में बताया। एंगी जल्दी से एक राइड लेने के लिए निकटतम बस स्टेशन की ओर चली गई।
ये पहली बार था जब वह इतना टेंस महसूस कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसे दो में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, लेकिन उसके पास कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 5 मिनट बाद एंगी बस से उतर गई और उसके आगे एक विशाल 700 मंजिलों की कहानी थी। वह जल्दी से उसकी ओर दौड़ी। प्रवेश द्वार के सामने 4 बल्कि पुरुषों ने उसे नोटिस किया और उसे दौड़ना बंद करने के लिए कहा। एंगी ने उनके सामने अपने कदमों को रोक दिया और पोलाइटली अंदर जाने की अनुमति मांगी। युवा लड़की, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम कहां से आए हो, इसलिए मैं तुम्हें समझाऊंगी। ये ऑक्टेविया समूह व्यापार भवन है, उचित पहचान के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते हो। कृपया, यह एक इमरजेंसी है, मुझे बस एक शिक्षक को उसके छात्र के बारे में सूचित करने की आवश्यकता है। एंगी ने प्लीडेड, मुझे खेद है लेकिन मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। अपने कम्युनिकेशन डिवाइस पर उस शिक्षक को फोन करो। मेरे पास उससे संपर्क करने का कोई मतलब नहीं है, कृपया मुझे अंदर जाने दो। यह अर्जेंट है। एंगी ने बेगिंग रखा लेकिन गार्ड उसकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने उसे छोड़ने के लिए कहा लेकिन उसने कंप्लायंस नहीं किया। उसने बेगिंग और शाउटिंग रखा। उसकी आवाज ने विसिनिटी के भीतर लोगों को भी आकर्षित किया। उनमें से कुछ जो इमारत से बाहर आ रहे थे, उनके पास डिस्गस्ट के लुक्स थे और उसे प्रेमिसेस से दूर फेंकने का सुझाव दिया। कंटेम्प्ट और डिस्गस्ट के लुक्स के साथ भी एंगी ने बेगिंग रखा। गार्ड्स इसे अब और नहीं ले सकते थे। उनमें से एक उसे ग्रैब करने के लिए आगे बढ़ा जब पीछे से एक आवाज सुनी गई। फाल्को, क्या हो रहा है? एक स्मूथ फेमिनिन आवाज ने उसे रोक दिया। गार्ड्स चारों ओर मुड़ गए और लाल रंग की लेडी को इमारत से बाहर निकलते हुए नोटिस किया। युवा मिस, गार्ड्स ने उसके पास चलते हुए उसे थोड़ा झुका दिया। गौरव को खोजना। ये युवा महिला सराउंडिंग्स की शांति को डिस्टर्ब कर रही है। वह एक पहचान के बिना अंदर जाने के लिए कहती रहती है, गार्ड ने रेड रंग की लेडी से कहा जो अभी अभी पहुंची थी। कृपया, मुझे उसे देखने की जरूरत है, यह अर्जेंट है। जितना अधिक समय हम यहाँ खर्च करते हैं उतना ही खतरनाक हो जाता है। एंगी ने फिर से चिल्लाया। गार्ड ने फिर से एंगी को ग्रैब करने के लिए चारों ओर मुड़ गया जब उसने चिल्लाया, फाल्को रुको। रेड रंग की लेडी ने आज्ञा दी। वह उनके पास चली गई और एंगी के सामने खड़ी हो गई। तुम जिस व्यक्ति का जिक्र कर रहे हो वह कौन है? उसने पूछा। शायद मैं तुम्हें संदेश पार करने में मदद कर सकता हूं, उसने एक फ्रेंडली रूप के साथ प्रस्तावित किया। वह यहाँ एक शिक्षक है। उसका नाम सुश्री एमी है। एंगी ने लेडी को जवाब दिया। गार्ड्स की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। वह युवा मिस की तलाश में है। गार्ड्स इस रेवलेशन से सरप्राइज थे। एंगी ने अपने चारों ओर हर किसी की प्रतिक्रियाओं को नोटिस किया कि वह थोड़ी बिजा थी, जिसमें लेडी भी शामिल थी जो एक कंटेम्पलेटिव गेज के साथ उसे घूर रही थी, जैसे कि वह ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या वे पहले मिले थे। मुझे बताओ किडो, तुम मेरी तलाश क्यों कर रहे हो? एंगी ने महिला से यह पूछने के लिए सुना और उसका मुंह आश्चर्य में हंग खुला। तुम सुश्री एमी हो? एंगी ने पूछा। कुछ मिनट बाद एंगी ने सुश्री एमी को सब कुछ समझाना समाप्त कर दिया जो हुआ था। ये सुनकर सुश्री एमी की अभिव्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से उज्ज्वल लग रही थी। उसके चेहरे पर हंग एक मुस्कान थी क्योंकि उसने एंगी को घूर दिया था। गार्ड्स ने एक चिल महसूस किया जब उन्होंने मुस्कान देखी। हर कोई जानता था कि वह तब तक मुस्कुराने वाला प्रकार नहीं था जब तक कि कुछ डिजास्टर्स नीचे नहीं जाने वाला था। एंगी, यही तुम्हारा नाम है, राइट? सुश्री एमी ने पूछा। एंगी ने एफर्मेशन में सिर हिलाया। हम क्या करने जा रहे हैं? उसने पूछताछ की। हम नहीं, सुश्री एमी ने जवाब दिया। अचानक एक चिल हवा के माध्यम से फैल गया क्योंकि सुश्री एमी की मुस्कान ब्रॉडर हो गई, जिसने एंगी को कंफ्यूज देखा। उसने सोचा कि सुश्री एमी क्यों मुस्कुरा रही होगी, लेकिन वह निस्संदेह जगह भर में चिल फैलने को महसूस कर सकती थी। घर जाओ, मैं इसका ख्याल रखूंगी, सुश्री एमी ने कहा और आगे चली गई। आइसकोल्ड स्वर जिस पर सुश्री एमी ने बात की, उसने बहस के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। हालांकि एंगी अभी भी वरीड थी, उसके पास कंप्लायंस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सुश्री एमी की पीठ को देखा जो वर्तमान में फार अवे हो रही थी। सुश्री एमी, वह ठीक रहेगा, एंगी ने ये सबकॉन्शियसली चिल्लाया। सुश्री एमी ने अपने होवरबाइक के सामने रोक दिया, इससे पहले कि वह एंगी को घूरने के लिए बाईं ओर अपना सिर झुकाए। मुझे नहीं पता, लेकिन कैप्टिव्स के लिए वह बेहतर ठीक रहे, सुश्री एमी ने जवाब दिया। रक्तपात की मात्रा उसके शब्दों ने गार्ड्स को सबकॉन्शियसली शिवर करने के लिए आसपास के लोगों के साथ एक्सुडेट किया। सुश्री एमी अपनी बाइक पर बैठ गई और जूमिंग ऑफ से पहले इंजन शुरू कर दिया। कुछ मिनट बाद सुश्री एमी एक वेल सिक्योर्ड और बैरिकेडेड क्षेत्र के सामने पहुंची। ये जगह विभिन्न प्रकार के सुरक्षा ऑपरेटिव्स के साथ स्वॉर्मिंग लग रही थी जो विसिनिटी के चारों ओर चले गए। उनमें से अधिकांश यूनिफॉर्म की तरह आर्मर में लेस थे। दीवारों के भीतर की जगह जो इस एनवायरनमेंट को बैरिकेडेड करती थी, एक छोटे शहर के रूप में चौड़ी थी। प्लैंकटन सिटी में सबसे ऊंची इमारत इस वेल गार्डेड स्ट्रॉन्गहोल्ड के अंदर स्थित थी। सुश्री एमी ने रॉकेट के आकार की इमारत को आगे की ओर देखा जो इतनी ऊंची होने के लिए हुई थी कि उसके टॉप को नहीं देखा जा सकता था।
उसने असंतोष में साई किया, इससे पहले कि वह स्ट्रॉन्गहोल्ड के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े जहां इंटिमिडेटिंग दिखने वाले साइफाई जैसे आर्मर्स में क्लैड टन्स ऑफ गार्ड्स देखे जा सकते थे। अंधेरे कमरे के अंदर जहां गौरव को कैप्टिव रखा गया था, एडन गौरव के सामने खड़ा था जिसने अभी अभी बात करना समाप्त कर दिया था। क्या ये सब है? उसने पूछा। हाँ, यही सब कुछ था जो उस समय हुआ था जब मैं उस जंगल में था। गौरव की आंखों में अभी भी एक लिस्टलेस रूप था क्योंकि उसने बात की थी। अब हम जानते हैं कि क्या हुआ था, एडन ने एक लो टोन के साथ कहा। सुश्री एमी एक बड़े कमरे के सामने खड़ी थी जो होलोग्राफिक कंप्यूटर और टेक्नोलॉजिकल उपकरणों की एक भीड़ से भरा हुआ था। नारंगी यूनिफॉर्म्स में लोगों का एक समूह इस कमरे के भीतर जगह जगह से चलते हुए देखा जा सकता था। कुछ कंप्यूटर उपकरणों को संभाल रहे थे जिन्होंने ग्रह में विभिन्न स्थानों की स्थिति दिखाई। सुश्री एमी के बगल में काली धारियों के साथ डार्क ऑरेंज यूनिफॉर्म में क्लैड एक आदमी था। उसने हल्के हरे रंग के बाल स्पॉटेड किए और ऊंचाई में सुंदर शॉट था। ऊंचाई में लगभग 4-5। मैं इस यात्रा का क्या ओ करता हूँ एमी, उसने चकलिंग करते हुए एक प्लेफुल टोन के साथ कहा। मेरे पास मैं सराउंड करने का समय नहीं है, मुझे तुम्हें मेरे लिए किसी को ट्रैक करने के लिए ओरियन उपग्रह का उपयोग करने की आवश्यकता है। सुश्री एमी ने किसी भी अभिवादन का विस्तार किए बिना कहा। तो शाप, तो सीधे पॉइंट पर। लेकिन तुम्हारे अर्जेंट लुक्स को देखकर हा, मुझे इसका लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग करना होगा और पहले तुम्हारे साथ एक डील करना होगा, आदमी ने बात करते हुए शीपिशली मुस्कुराया। सुश्री एमी ने जवाब देने से पहले डैगर्स को उस पर ग्लेड रखा। ठीक है, यह इस बच्चे को वापस पाने का समय है इससे पहले कि वह महिला कुछ भी पता लगाए। हम युवा गुरु यून को उसके नैरेटिव के बारे में फीडबैक देने के बाद आगे क्या करना है ये तय करेंगे, एडन ने गौरव के सिर से हेलमेट को पुलिंग ऑफ करते हुए कहा। कैनफुर, उसे उसके अपार्टमेंट में वापस ले जाओ, एडन ने दूसरे आदमी को बुलाया। आदमी ने सिर हिलाया और गौरव को कुर्सी से स्ट्रैपिंग करने वाले मेटालिक होल्ड्स को अनहुकिंग करना शुरू कर दिया। उसने ये पूरा करने के बाद उसने गौरव को टैप किया। उठो बच्चे। उसने मांग की लेकिन कोई जवाब नहीं था। अरे बच्चे उठो, उसने फिर से बुलाया लेकिन एक बार फिर से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। आदमी ने भ्रम में गौरव के चेहरे को देखा और नोटिस किया कि उसकी आंखें पहले की तरह ही थीं। लिस्टलेस। बॉस एडन, मुझे लगता है कि यह वाला चला गया है, कैनफुर ने अपना हाथ उठाते हुए और गौरव के चेहरे के सामने रखकर कहा। उसने बार बार अपना हाथ वेव किया, ये देखने के लिए कि गौरव ने अपनी सामान्य कॉन्शियसनेस को फिर से प्राप्त कर लिया था लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने गुता की बांह ग्रैब की, उसे उठाया और उसे गिरा दिया। बांह गौरव की तरफ वापस गिर गई जैसे कि वह मर गया था। वह अंडरएज्ड है इसलिए ऐसा होना सामान्य है, बस उसे यहां से बाहर निकालो, एडन ने थोड़ा अनॉयड टोन के साथ कहा। आदमी ने सिर हिलाया और गौरव को अपने दाहिने कंधे पर लिफ्टेड किया इससे पहले कि वह एग्जिट से बाहर चले। प्रौद्योगिकी कक्ष के अंदर सुश्री एमी अभी भी शॉर्ट आदमी से बात कर रही थी। स्वीकार किया, बस उसे मेरे लिए ढूंढो, सुश्री एमी ने उस आदमी से कहा जिसने अपने चेहरे पर एक शॉक्ड अभिव्यक्ति दिखाई। तुमने मेरी मांग को पहले सुने बिना ही स्वीकार कर लिया, आदमी ने एक डम्फाउंडर्ड रूप के साथ कहा। क्या होगा अगर मैं अनरीजनेबल मांगों को करता हूँ? उसने सवाल किया। मेरा समय बर्बाद मत करो जैच, उसे मेरे लिए ढूंढो या तुम मरना चाहते हो। सुश्री एमी का चेहरा गहरा हो गया क्योंकि उसने उसे थ्रेटन किया। दंड। उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसने उसकी चमक को नोटिस किया। मुझे उसके जीवन के संकेत दो, जैक ने मांग की। उसके जीवन के संकेत। इससे पहले कि सुश्री एमी अपना बयान पूरा कर पाती, उसने 1 बजने की आवाज सुनी। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। सुश्री एमी ने अपनी आस्तीन से एक छोटा बटन लिया और इसे अपने सिर के बाईं ओर रखा। सुश्री एमी की आंखें आश्चर्य में थोड़ी चौड़ी हो गईं क्योंकि एक मर्दाना आवाज उसके दिमाग में तैर रही थी। गौरव, क्या तुम ठीक हो? उसने एक चिंतित स्वर में आवाज उठाई। ... अच्छा, तुम कहाँ हो? उसने राहत के स्वर में जवाब दिया। जैक ने एक भ्रमित रूप से पक्ष से देखा। वह पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि वह उस व्यक्ति के साथ संवाद कर रही थी जिसे वह खोज करने आई थी, जिसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि पहली जगह में वास्तव में क्या हुआ था। ठीक है, मैं आ रही हूँ, सुश्री एमी ने कहा और अपने सिर के किनारे से बटन हटा दिया इससे पहले कि वह मुड़ जाए। डील खत्म हो गया है जैक, उसने कहा और कमरे से बाहर चली गई। जैक ने उसकी पीठ को घूर दिया और साई किया। इतना मेरी उम्मीदों को ऊपर उठाने के लिए। मैंने सोचा था कि मैं आखिरकार उसे मेरे लिए कुछ करने के लिए पा सकती हूँ। एडन अंधेरे कमरे के बाएं कोने में खड़ा था। वह अपने सिर के किनारे पर चिपके हुए एक संचार बटन के साथ किसी से बात कर रहा था। इन दिनों इन तकनीकी बटनों के उपयोग के साथ आसान संचार संभव था। कॉल्स का जवाब एक विचार के साथ दिया जा सकता था, इसलिए डिवाइस को बाहर लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये ज्यादातर संचार के लिए युद्ध के मैदान पर इस्तेमाल किया गया था। एक व्यक्ति लड़ाइयों से लड़ सकता था और एक ही समय में निर्देश प्राप्त कर सकता था।
इस युग में भी जहां रक्त रेखा क्षमताएं मौजूद थीं, कुछ मिश्रित रक्त दूर से लोगों को बात करते हुए सुन सकते थे, लेकिन इसके साथ किसी के लिए तुम्हारी बातचीत पर ईव्सड्रॉप करना असंभव होगा क्योंकि दूसरे छोर पर व्यक्ति की आवाज तुम्हारे कानों में नहीं बल्कि सीधे तुम्हारे दिमाग में जा रही थी। हाँ, युवा गुरु युंग, हमने ब्रेन ट्वेक हेलमेट का उपयोग करके उससे पूछताछ समाप्त कर दी है। हाँ, उसने घटनाओं की पूरी ट्रेन को रिकाउंटेड किया। हाँ, मैं भी सरप्राइज था, अब सब कुछ जुड़ जाता है। हाँ, युवा गुरु युंग, जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं तुम्हें पूरे डिटेल्स दूंगा। एडन की आवाज कई बार सुनी जा सकती थी। क्या मुझे उसे ये भी सूचित करना चाहिए कि वह बच्चा एक गति का उपयोग करने के लिए हुआ था जो एक सीरियल रैंक वाले मिश्रित रक्त के साथ पर था? एकत्रित जानकारी के अनुसार वह केवल एक F ग्रेड है, वह ऐसी शक्ति का उपयोग कैसे कर पाएगा? एडन गौरव के बारे में ये पूछना चाहता था लेकिन उसके लिए कोई समय नहीं था। ठीक है, वह अब एक वेजिटेबल है, ये व्यावहारिक रूप से उसके लिए अंत है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि गुरु युंग को जानने की जरूरत है, एडन ने निष्कर्ष निकाला। ठीक है युवा गुरु युंग, मैं कुछ समय में सुविधा छोड़ दूंगा। समझा। उसने कॉल समाप्त होने से पहले आवाज उठाई। कॉल समाप्त होने के बाद एडन बेड लाइक कुर्सी की ओर चला गया कि गौरव पहले से ही स्ट्रैप था। वह उसके सामने पहुंचा और हेलमेट को ग्रैब करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया जब बूम, उसके पीछे की दीवार टूट गई। हो, एडन पीछे देखने के लिए सदमे में मुड़ गया लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा। वह अचानक वैरी महसूस किया। वहां कौन है? उसने बाईं और दाईं ओर देखते हुए चिल्लाया। खुद को दिखाओ, उसने फिर से चिल्लाया क्योंकि उसकी बांह अचानक शैडोई हो गई और उसने इसे उठाया। अगर तुम मेरे सामने खुद को प्रकट नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वह सावधानी के एक रूप के साथ धीरे धीरे आगे चलना शुरू कर दिया, जबकि कई बार बाईं और दाईं ओर देख रहा था। कभी कभी वह अपने पीछे की जांच करने के लिए भी रोटेट करेगा लेकिन 1 मिनट से अधिक समय तक ऐसा करने के बाद भी उसने अभी भी किसी को नहीं देखा। क्या हो रहा है? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि दीवार खुद ही एक्सप्लोडेड हो गई हो। वह टूटी हुई दीवार के भीतर की जगह से ब्राइट कॉरिडोर देख सकता था लेकिन वह ये नहीं समझ सका कि दीवार खुद से कैसे एक्सप्लोड हो सकती है। ये खुद से एक्सप्लोड नहीं हुआ, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। उसने अचानक अपने बाएं कान में एक ठंडी फेमिनिन आवाज फुसफुसाते हुए सुना। कौन है? वह जल्दी से बोलने के दौरान मुड़ गया, केवल उसके चेहरे के लिए एक मुट्ठी हेडेड को नोटिस करने के लिए। धमाका, कलिजन पर एक जोरदार बोन क्रैकिंग ध्वनि बज गई जिससे एडन का चेहरा अंदर केव्ड हो गया क्योंकि मुट्ठी ने खुद को उसके चेहरे में 2 इंच गहरा दफन कर दिया इससे पहले कि उसे पीछे की ओर फेंक दिया जाए। फवूश, उसके चेहरे पर आधा हरा मुखौटा टुकड़ों में टूट गया जिससे आधा जला हुआ चेहरा सामने आया। स्प्लर्ट, उसके चेहरे का हिस्सा खुला क्रैक हो गया क्योंकि खून उसके चेहरे से स्पिलिंग हो रहा था, जबकि उसे मडे में पीछे की ओर कैटपल्टेड किया जा रहा था। वह अपने चेहरे के विनाश के कारण दर्द में भी चिल्ला नहीं सका। धमाका, उसका शरीर दीवार में स्लैम्ड हुआ और इसके माध्यम से टूट गया। धमाका, 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 उसका शरीर एक सीधी रेखा में दीवारों के माध्यम से क्रैशिंग रखता था जब तक कि यह अंत में एक स्टॉप पर नहीं आया, कई 100 फीट आगे। अंधेरे कमरे के भीतर से दीवारों के भीतर बॉडी शेप छेद देखे जा सकते थे। स्वेश, एक लाल आंकड़ा होल्स के माध्यम से इंटेंस गति के साथ डैश्ड हुआ जिससे दीवारों के अधिक हिस्सों को टूट गया और होल्स का आकार एक्सपैंडेड हो गया। आंकड़ा एडन के शरीर से पहले एक स्टॉप पर आया था जो एक संकीर्ण चेहरे के साथ फर्श पर लेन कर रहा था। उसके चेहरे और सिर से खून का एक फव्वारा स्पिलिंग हो रहा था। आकृति जो हुई, सुश्री एमी ने अपना पैर उठाया और फिर से उसके चेहरे पर स्टॉम्प किया। धमाका, फ्लैश के मैंगल्ड होने और हार्ड स्कल क्रैकिंग की ध्वनि जगह भर में रिसाउंडेड हो गई क्योंकि खून फर्श भर में स्पिल्ड हो गया। तुम्हें सच में हिम्मत है मेरे छात्र पर हाथ रखने के लिए? सुश्री एमी की आवाज बर्फ के रूप में ठंडी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्टॉम्प, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्टॉम्प, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्टॉम्प, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस बार उसने अपना पैर बहुत ऊंचा उठाया और उसकी छाती पर स्टॉम्प किया। धमाका, उसके पैर ने अपने स्टर्नम को कुचल दिया और अपने फेफड़ों को नीचे कर दिया जिससे खून का एक और स्प्लैटर हो गया। सुश्री एमी ने अपने ब्लड सोक्ड पैर को उठाया और उन्हें फर्श पर वापस रखा। उसका नीला जूता खून में भिगोया गया था। उसने देखा कि आदमी अब नहीं चल रहा था और उसे लेने के लिए स्क्वाटेड था। उसने अपने सिर पर पकड़े हुए था जो मान्यता से परे बैठड था और इसे उठाया। उसने अपने स्टोरेज डिवाइस से एक गोली निकाली और उसके मुंह को देखा जो उसके चेहरे के डिजास्टरस तरीके के कारण लगभग लापता था। उसने उसके मुंह में गोली रखी। तुम मुझ पर अभी तक नहीं मर रहे हो, तुम्हारे पास अभी भी मेरे हाथों में जाने के लिए बहुत दर्द है। सुश्री एमी ने अपने बालों से उसे ड्रैगिंग करते हुए आवाज उठाई अंधेरे कमरे की ओर जहां गौरव को कैप्टिव रखा गया था। एडन का चेहरा धीरे धीरे रिकवरिंग कर रहा था, उसके सीने और फेफड़ों के साथ। उसका शरीर बहुत तेज दर पर ठीक हो रहा था क्योंकि ऐसा लगेगा कि सुश्री एमी ने उसे एक बहुत ही हाई ग्रेडेड हीलिंग मेडिसिन दी थी। सुश्री एमी ने उसे वापस कमरे में ड्रैग किया और उसे लिफ्टेड किया।
तुम मुझे बताओगे कि तुम किसके लिए काम करते हो और तुम उसके बाद क्यों आए? सुश्री एमी ने एक थ्रेटनिंग टोन के साथ कहा। एडन प्रारंभिक बीटिंग के बाद कॉन्शियसनेस को फिर से प्राप्त करना शुरू कर रहा था। उसने उसका चेहरा देखकर शिवर किया। ऐश कलर्ड बाल, सुंदर लेकिन बहुत ठंडे लुक्स। इसने उसे युवा गुरु यून की याद दिला दी। ये वह है, मैं समाप्त हो गया हूँ। उसके खूनी पीठ से स्वेट्स का एक ठंडा स्ट्रीम नीचे चला गया। इससे पहले कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या सुनना चाहता हूँ, सुश्री एमी ने कहा जबकि दाहिनी ओर की दीवार की ओर डैशिंग और उसके बालों पर होल्डिंग। स्वेश, वह दीवार से पहले पहुंची और उसके चेहरे को इसमें स्मैशिंग करने से पहले अपने आंदोलन को रोक दिया। धमाका, अपहरणकर्ता को टॉर्चरिंग करना, धमाका। एडन का चेहरा दीवार के माध्यम से क्रैश हो गया जिससे जगह भर में डेब्री बिखर गया। सुश्री एमी ने उसे फिर से बालों से ड्रैग किया और दूसरी तरफ की दीवार की ओर डैश्ड हुआ। धमाका, उसने फिर से दीवार में अपना चेहरा स्लैम किया जिससे ये पूरी तरह से कोलैप्स हो गया लेकिन वह अभी तक नहीं किया गया था। स्वेश, धमाका, स्वेश, धमाका, स्वेश, धमाका, स्वेश, धमाका, स्वेश, धमाका। उसने कई बार एक ही एक्शंस को दोहराया जब तक कि विसिनिटी के भीतर कोई दीवार नहीं बची थी। केवल कॉरिडोर्स जो सुविधा के भीतर विभिन्न स्थानों के लिए लेड थे देखे जा सकते थे। लेकिन ऐसा लगेगा कि सुश्री एमी उस दर्द से संतुष्ट नहीं थी जो उसने उस पर लगाया था। उसने अपने बालों को कसकर क्लेंच किया और उसे लिफ्टिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। एडन का चेहरा व्यावहारिक रूप से फिर से क्रश्ड था। उसके दांत लापता थे, उसकी नाक पूरी तरह से उसके चेहरे में केव्ड हो गई, दोनों आंखें स्वोलन और ब्लीडिंग थीं। सुश्री एमी ने एक और गोली निकाली और उसके मुंह में रखी। वह एक बार फिर से चीख होने लगा। जैसे ही उसने कॉन्शियसनेस को फिर से प्राप्त किया, उसने मर्सी के लिए प्लीडिंग करना शुरू कर दिया लेकिन सुश्री एमी ने ऐसा किया जैसे वह उसे नहीं सुन सकती थी। अब कोई दीवार नहीं थी लेकिन जमीन उपलब्ध थी। उसने उसे हाई लिफ्टेड किया इससे पहले कि वह उसके चेहरे को तीव्रता के साथ नीचे स्लैम करे। बूम! इस बार यह एक भूकंप की तरह लग रहा था क्योंकि जमीन खुली स्प्लिट हो गई थी। क्रैक्स ने प्रभाव के बिंदु से 500 फीट से अधिक की एक त्रिज्या को कवर किया। सुश्री एमी ने एडन को फिर से सिर से लिफ्टेड किया और उसके चेहरे को जमीन पर वापस स्लैमिंग करने से पहले उसे हाई अप उठाया। बूम, 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 बूम। पूरी संरचना हिल गई जैसे कि यह क्रैशिंग डाउन करने जा रही थी क्योंकि सुश्री एमी ने बार बार जमीन में एडन के चेहरे को स्लैम किया। खून का एक छोटा सा पूल पहले से ही 3 फीट चौड़े छेद के भीतर फॉर्मिंग कर रहा था कि एडन के चेहरे ने बार बार जमीन पर स्लैम्ड होने से बनाया था। सुश्री एमी ने एडन को फिर से अपने बालों से उठाया और उसके मुंह में एक और हीलिंग गोली रखी। कृपया, बस मुझे मारो, एडन ने हौसली आवाज उठाई। मारो, सुश्री एमी ने रेटोरिकली कहा। यह उसके लिए बहुत जल्दी है। मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है, सुश्री एमी ने कहा क्योंकि उसने उसे कमरे के बाईं ओर बेड लाइक कुर्सी की ओर जमीन भर में ड्रैग किया। एडन उसके सामने एक कमजोर और डिफेंसलेस चिकन की तरह था। सुश्री एमी ने उसे यांत्रिक कुर्सी से स्ट्रैप किया जो कठोर जमीन पर चिपका हुआ था। उसने फिर से एडन के सिर पर पकड़े हुए और उसके चेहरे पर एक डेविलिश मुस्कान के साथ उसकी आंखों में घूर दिया। तुम कैसे सोचते हो कि यह एक शरीर के हिस्से को खोने और उसे रिजेनरेटेड करने के लिए महसूस होगा, केवल तुम्हें इसे फिर से खोने के लिए और इसे एक बार फिर से रिजेनरेटेड करने के लिए? क्या इस प्रक्रिया की रेपिटेशन मैग्निफिसेंट नहीं होगी? एडन की आंखें डर में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने ये सुना था। नहीं, कृपया नहीं, उसने एक बार फिर से बेगिंग करना शुरू कर दिया। सुश्री एमी ने ऐसा किया जैसे वह नहीं सुन रही थी और उसके दाहिनी ओर चली गई। उसने अपनी दाहिनी बांह ग्रैब की और इसे स्ट्रैप्ड होने से रिलीज किया। हम इस एक के साथ क्यों नहीं शुरू करते हैं? सुश्री एमी ने एक स्मर्क के साथ कहा। नहीं, कृपया नहीं, एडन ने बेगिंग करते हुए अपनी बांह को वापस खींचने की कोशिश की। सुश्री एमी ने एक बार फिर से मुस्कुराया जबकि उसकी बांह पर उसकी ग्रिप मजबूत हो गई। नहीं, कृपया नहीं, एडन अभी भी उसके साथ प्लीड करने की कोशिश कर रहा था जब सुश्री एमी ने अपनी बांह को बल के साथ खींच लिया। झटके से टेंडन्स और कार्टिलेज की ध्वनि फोर्सफुली रिप्ड अपार्ट हो रही है जो कमरे भर में रिवर्बरेटेड हो रही है। किया, वह एक सुअर की तरह दर्द में स्क्रीम्ड हो रहा था क्योंकि उसने अपने दाहिने कंधे को घूर दिया था जो खून का एक फव्वारा स्प्रेइंग कर रहा था। उसके कंधे में एक बांह की कमी थी। सुश्री एमी ने अपनी बांह को उठा लिया जो उसने अपने कंधे से तोड़े ऑफ किया था और इसे पक्ष की ओर फेंक दिया। किया, एडन अभी भी दर्द में स्क्रीमिंग कर रहा था। उसने कभी भी ऐसा दर्द महसूस नहीं किया था क्योंकि उसकी बांह को उसके कंधे से पहले कभी रिप्ड ऑफ नहीं किया गया था। स्नॉट और टीयर्स ने उसका चेहरा भर दिया। ये स्पष्ट था कि वह इस समय अवर्णनीय दर्द से गुजर रहा था। वह ऐसे दर्द को महसूस करने से बचने के लिए बाहर निकलना चाहता था लेकिन वह नहीं कर सका। वह केवल स्क्रीमिंग बाहर रख सकता था क्योंकि उसने अपने कंधे को अधिक से अधिक खून स्क्वर्ट करते हुए देखा था। ओह, ये सिर्फ शुरुआत है, और भी बहुत कुछ आने वाला है, सुश्री एमी ने कहा क्योंकि वह एडन के बाईं ओर चली गई थी।
एडन, जो अभी भी दर्द में था, धीरे धीरे अपना सिर पक्ष की ओर टर्न कर दिया क्योंकि उसने अपनी बाईं बांह को ग्रिप महसूस किया। उसकी आंखें डर से भर गईं क्योंकि उसने सुश्री एमी को अपनी बाईं बांह पर होल्डिंग करते हुए देखा। वह फिर से प्लीड करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह सुश्री एमी अपनी बाईं बांह को फिर से बल के साथ खींच ले, मसल्स और लिगामेंट्स डिस्कनेक्टेड हो गए क्योंकि उसकी बाईं बांह को उसके सॉकेट से बाहर पुल किया गया था। एडन ने अपनी दूसरी बांह खोने के बाद फिर से स्क्रीन। उसके कंधे के बाईं ओर से खून स्क्वर्टेड हुआ। सुश्री एमी ने दूसरी बांह को फेंक दिया और अपने पैरों की ओर चली गई। गौरव के अपार्टमेंट में वह अपने हाथ में एक छोटे ट्रायंगुलर लुकिंग डिवाइस के साथ अपने बिस्तर पर बैठा था। सुश्री एमी इतना समय क्यों ले रही है? गौरव ने एक लो टोन के साथ किसी को नहीं विशेष रूप से सवाल किया। अगर वह जगह की जांच करने की योजना बना रही है तो इसमें केवल कुछ मिनट लगने चाहिए। अब लगभग 1 घंटा हो गया है, गौरव ने मटक किया। उसने एक कंटेम्पलेटिव अभिव्यक्ति के साथ चारों ओर देखा, ये सोचने के लिए कि मुझे वास्तव में पहाड़ की घटना के कारण लिया जाएगा। गौरव के दिमाग ने पिछले दिन की घटना को याद किया। उसके सिर को एडन द्वारा जमीन पर स्लैम करने के बाद उसने बाहर निकलने का नाटक किया। वह आदमी उससे अधिक मजबूत था, इसलिए अधिक शक्ति का उपयोग करके या ट्रांसफॉर्मिंग करके भागने की कोशिश करने से उसके अधिक रहस्य उजागर होंगे जो उसके लिए आपदा में समाप्त होगा। चूंकि उसे अभी भी वैसे भी लिया जाएगा, उसने नाटक करने का फैसला किया कि वह बाहर निकल गया था और अपने परसेप्शन का उपयोग करके ऑब्जर्वेशन करने के लिए उस अवसर का उपयोग किया जहां उसे ले जाया जाएगा। उसके परसेप्शन ने उसे अपनी इंद्रियों के साथ अपने सराउंडिंग्स को देखने की क्षमता दी, भले ही उसकी आंखें बंद थीं। उसने उस पथ को मेमोराइज्ड किया जो कार ने लिया, टर्निंग और मूवमेंट्स। उनमें से कोई भी उसकी इंद्रियों से बच नहीं पाया। जब वह कुर्सी पर स्ट्रैप था और ब्रेनट्वेक हेलमेट को नोटिस किया तो उसने सोचा कि यह उसके लिए अंत होगा क्योंकि वह हर चीज के बारे में सच्चाई स्प्यूइंग कर सकता है। उसके आश्चर्य के लिए जब हेलमेट उसके सिर पर रखा गया था तो कुछ हुआ था। होस्ट ब्रेन फंक्शंस बाहरी ताकतों द्वारा हाईजैक किए जा रहे हैं। दिमाग आक्रमण को ब्लॉकिंग के लिए आवश्यक मेंटल फोर्टिट्यूड 25। होस्ट ने दिमाग आक्रमण को ब्लॉक करने के लिए पर्याप्त मेंटल फोर्टिट्यूड हासिल कर लिया है। दिमाग आक्रमण सफलतापूर्वक ब्लॉक्ड हो गया है। गुरु का उपाय। जब गुरु ने अधिसूचना देखी तो वह बहुत शॉक्ड हो गया था, लेकिन वह अपने चेहरे पर आश्चर्य की अभिव्यक्ति को नहीं दिखाने के लिए पर्याप्त रूप से क्विक विटेड था। उसने ऐसा कार्य करने का फैसला किया जैसे कि उसका दिमाग वास्तव में मैनिपुलेटेड किया जा रहा था। गुरु ने ब्रेनट्वेक हेलमेट द्वारा माइंड कंट्रोल्ड होने का नाटक किया। पहाड़ की घटना के बारे में उसने उन्हें जो जानकारी दी वह वही थी जो वहां के लोकल्स ने दी थी। उसने केवल उन्हें अधिक डिटेल्स जोड़े। उसने उल्लेख किया कि बैंगनी बिजली का एक आउटबर्स्ट था जिसने पहाड़ के शरीर में विनाशकारी चार्जेस भेजे थे जब स्टार इसमें स्लैम्ड हुआ था। चूंकि वह दूसरों की तुलना में पहाड़ के करीब होने के लिए हुआ था, इसलिए एडन को गुरु के शब्दों में संदेह का एक श्रेड नहीं था। गुरु अपनी कार्रवाइयों के साथ उन्हें आसानी से डिसीव करने में सक्षम था, इस तथ्य के कारण कि वे उससे जानकारी निकालने और उसे उसके अपार्टमेंट में वापस करने के लिए जल्दी में थे। अगर उन्होंने उसका थोड़ा और अध्ययन किया होता तो वे इसका पता लगा सकते थे, अलास उन्होंने नहीं किया। वह बता सकता था कि वे टेंस थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्यों। गुरु ने भी ब्रेन डैमेज को फेक किया ताकि वे उसके प्रति कॉशियस महसूस न करें। यह अजीब होगा अगर वह अफेक्टेड नहीं था, क्योंकि ब्रेनट्वेक हेलमेट भी 22 साल के वयस्कों को वेजिटेबल्स में बदल सकता था। जब उसे उसके अपार्टमेंट में वापस ले जाया जा रहा था तो वह सुविधा और उन रूट्स का एक उचित आउटलाइन प्राप्त करने में सक्षम था जो उसे वहां ले गए थे। उसने सुविधा के भीतर एक विनाशकारी बल को भी महसूस किया जिसने उसे अपहरणकर्ताओं के प्रति वास्तव में सस्पिशियस महसूस कराया। वे पहले से ही सस्पिशियस थे कि पहले स्थान पर उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे और अब सफलतापूर्वक ऐसा कर रहे थे। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि वे शायद शहर में एक बिग शॉट के लिए काम करते थे क्योंकि वे लोगों को अपहरण कर सकते थे, हालांकि वे चाहते थे। गुरु को डर था कि वे पहले सिस्टम के बारे में जानते थे जब भी वह 3 महीने पहले लगभग अबडक्टेड होने को रिकॉर्ड करता था, लेकिन अब उसने पुष्टि की थी कि वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वे केवल उस ऊर्जा के बारे में सस्पिशियस थे जो विस्फोट के प्रभाव के बाद पहाड़ से रेडिएटेड हुई थी जिससे इसे आधा कर दिया गया था। गुरु जानता था कि ऊर्जा शायद उस सिस्टम से आई थी जो अब उसके अंदर थी, इसलिए अगर उसने उसे रिवील किया तो यह निश्चित रूप से एक डिजास्टर होगा। गुरु ने अपने स्टार्स को धन्यवाद दिया कि वह इवन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अटक गया, अगर नहीं तो उसका दिमाग शायद ले लिया गया होगा। उस विनाशकारी बल ने जिसे उसने सुविधा के भीतर महसूस किया था, उसने उसे इन अज्ञात लोगों के बारे में अधिक सस्पिशियस महसूस कराया। जैसे ही उसे उसके अपार्टमेंट में वापस किया गया, उसने सुश्री एमी से संपर्क किया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह पहले से ही जानती थी कि उसे अबडक्टेड किया गया था क्योंकि यह केवल लगभग 2 घंटे पहले हुआ था। उसने उसे स्थिति और जहां सुविधा स्थित थी समझाया। उसे 1 घंटे पहले उसके अपार्टमेंट में वापस कर दिया गया था जो तब भी था जब उसने उससे बात की थी। गुरु ने इसके बाद फिर से सुश्री एमी से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन वह उसके डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सका।
गुरु ने अपने एट्रीब्यूट्स की जांच करने के लिए सिस्टम इंटरफेस खोलने का फैसला किया। होस्ट एट्रीब्यूट्स, नाम गुरु, स्तर 5, वर्ग अनुभव 18,500 बटा 25,000, स्वास्थ्य 320 बटा 320, ऊर्जा 150 बटा 150, एट्रीब्यूट्स शक्ति 34, अवधारणा 34, मानसिक दृढ़ता 34, चपलता 34, गति 34, बहादुरी 34, बुद्धि 34, आकर्षण 34, एट्रीब्यूट्स अंक 24। उसने सभी अंकों को समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड किया था और आपात स्थिति के लिए कुछ स्टोर रखा था, इसलिए भले ही उसकी मानसिक दृढ़ता पर्याप्त नहीं थी, वह खुद को बचाने के लिए उस स्थिति में इसमें और अंक जोड़ने में सक्षम होता। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मानसिक दृढ़ता माइंड कंट्रोल से संबंधित किसी भी चीज से रक्षा कर सकती है? इससे गुरु ने एक नए प्रकाश में मानसिक दृढ़ता देखी। उसने इसे पहले एक आवश्यक स्टैट के रूप में नहीं देखा था, फिर भी उसने दूसरों की तरह इसमें अंक रखे। अब जब वह समझ गया कि यह क्या कर सकता है, तो उसने महसूस किया कि यह एक बहुत ही उपयोगी एट्रीब्यूट साबित हो सकता है। दिमाग के लिए संरक्षण बिल्कुल जरूरी था। उसकी अवधारणा और बुद्धि ने भी आज उसकी मदद की थी। वह अपनी अवधारणा के कारण सुविधा तक पहुंचने के लिए गए रूट्स का ठीक से एनालाइज करने में सक्षम था, जबकि उसकी बुद्धि ने उसे हर एक टर्न और स्वर्व को मेमोराइजिंग करने में मदद की। वह उस सड़क से दूरी की गणना करने में भी सक्षम था जहां उसे सुविधा तक अबडक्टेड किया गया था। सुविधा शहर के पूर्व की ओर स्थित एक अंडरग्राउंड लैबोरेटरी होने के लिए हुई थी। वह विशेष क्षेत्र उस पहाड़ से बहुत दूर नहीं था जहां वह आमतौर पर आत्महत्या करने की कोशिश करता था। वह सुश्री एमी को वहां कैसे पहुंचना है, इसका आसानी से वर्णन करने में सक्षम था। गुरु ने कुछ अन्य चीजों की जांच की इससे पहले कि वह खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। वह चारों ओर बैठने से थक गया था। सस्पेंस पहले से ही उसे मार रहा था। वह जानना चाहता था कि क्या हो रहा था और क्या सुश्री एमी ने सुविधा की जांच की थी जैसा कि उसने कहा था कि वह करेगी। उसने फैसला किया था कि वह फिर से उस पहाड़ क्षेत्र का दौरा करेगा। उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुला और वह बाहर चला गया। जैसे ही वह कॉरिडोर में पहुंचा, उसने देखा कि अंजी दूसरे छोर से अपने अपार्टमेंट के पास आ रही थी। गुरु, अंजी ने कंफ्यूजन में आवाज उठाई क्योंकि वह एक सरप्राइज रूप के साथ जगह में खड़ी थी। अरे अंजी, गुरु अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ आगे चलना रखा। अंजी आगे भाग गई और गुरु को पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? उसने गुरु के शरीर को चोटों के लिए जांचते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, गुरु ने जवाब देते हुए गर्मजोशी से मुस्कुराया। मेरे शिक्षक को सूचित करने के लिए धन्यवाद अंजी, उसने कृतज्ञता के एक रूप के साथ जोड़ा। अंजी उसके आकर्षक मुस्कान से स्मितन थी जो बहुत रेयर था। उसने शर्मिंदगी में अपने सिर को पक्ष की ओर टर्निंग करने से पहले कुछ सेकंड के लिए उसे घूर दिया। ये कुछ भी नहीं है, उसने जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता था कि मेरा अपहरण किया गया था? तुम वहां से कैसे बच निकले? दोनों ने एक ही समय में पूछा। गुरु पहले और अंजी बाद में थी। ही अंजी ने शीपशली मुस्कुराया। मैं पहले जवाब दूंगी। गुरु उसे जवाब देने वाला था जब उसने कुछ महसूस किया और सीढ़ी क्षेत्र को घूर दिया। कोम 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 कोम, जमीन के साथ टकराने वाली हील्स की आवाज सुनी जा सकती थी। काले टॉप और नीले जीन्स में एक महिला सीढ़ियों से कॉरिडोर में एंटर्ड हुई। उसने व्यूओं को नोटिस किया और उनकी ओर चलना शुरू कर दिया। अंजी ने भी फुटस्टेप्स की आवाज सुनी और ये देखने के लिए मुड़ गई कि कौन आ रहा था। सुश्री एमी, गुरु और अंजी ने एक साथ आवाज उठाई। सुश्री एमी उनके सामने पहुंची और अंजी ने जैसा किया था उसी तरह गुरु को भी घूर दिया। क्या तुम ठीक हो? उसने एक चिंतित स्वर के साथ पूछा। मैं ठीक हूं सुश्री एमी, कोई भी परिणाम नहीं हुआ, गुरु ने जवाब दिया। सुश्री एमी ने एक रिलीव्ड रूप के साथ नॉडेड किया। क्या सुश्री एमी शॉपिंग करने गई थी? अंजी ने बविल्डरमेंट के एक रूप के साथ आवाज उठाई क्योंकि उसने सुश्री एमी के वे को घूर दिया था जो उससे अलग था जो उसने उसे पहले क्लोथ में देखा था। ओह, मैं इसकी मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे वेज में स्टेन्स थे। हालांकि स्टेन्स का रंग मेरे इनिशियल क्लोथिंग के रंग के साथ कुछ समानताएं हैं, यह इसे पहनना जारी रखने के लिए सेंसिबल नहीं होगा, सुश्री एमी ने समझाया। गुरु को कोई विचार नहीं था कि सुश्री एमी पहले क्या पहन रही थी, इसलिए उसने अपने शब्दों का ज्यादा कुछ नहीं किया। गुरु चलो चलते हैं, हमें बात करनी है, सुश्री एमी ने कहा और आगे चला गया। अंजी मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, गुरु मुड़ गया और सुश्री एमी की ओर चला गया। हम बाय गुरु, अंजी ने बात करते हुए गुरु पर वेव किया। सुश्री एमी गुरु के दरवाजे पर पहुंची और यह कीज का उपयोग किए बिना उसके लिए खुला। गुरु का मुंह चौड़ा खुला हुआ था क्योंकि उसने उसे देखा था। उसका जबड़ा लगभग फर्श पर गिर रहा था। तुम्हें बिना की के इसे कैसे मिला? गुरु ने अपने अपार्टमेंट में एंटरिंग के बाद सुश्री एमी से पूछा। तुम्हारे सिक्योरिटी डिटेल्स यहाँ पर सक। एक बर्गलर आसानी से तुम्हारे घर में टूट सकता है, सुश्री एमी ने ब्लंटली जवाब दिया। ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के इंस्टॉलमेंट्स की वास्तव में आवश्यकता है, गुरु ने इंटरनली साई किया।
वैसे सुश्री एमी, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मेरा अपार्टमेंट था? तुम मेरे अपार्टमेंट में कभी नहीं गई हो? गुरु ने एक डम्फाउंडर्ड रूप के साथ पूछा। क्या तुम उसके बारे में निश्चित हो? सुश्री एमी ने एक प्लेफुल लुक के साथ मुस्कुराया। ओह, गुरु ने कंफ्यूजन के एक रूप के साथ एक्सक्लेम्ड किया। वैसे भी, हमारे पास चर्चा करने के लिए अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं। जब उसने ये कहा तो सुश्री एमी की आवाज अचानक सोलम हो गई। आश्वासन। लेखक का नोट, नीचे लेखक का नोट पढ़ें और कमेंट सेशन में मेरी कमेंट की जांच करें। आप सभी का धन्यवाद। क्या तुमने जगह की खोज की? गुरु ने काउच पर बैठे हुए पूछा। सुश्री एमी भी उसके ऑपोजिट बैठी थी। क्या तुम्हारा अबडक्टर इस तरह दिखता था? सुश्री एमी ने एक रेक्टेंगुलर डिवाइस निकाला और स्क्रीन पर टैप किया। एडन की एक होलोग्राफिक इमेज अपने हाफ ग्रीन मुखौटा पहने हुए प्रदर्शित की गई थी। हाँ, वह है, लेकिन वह अकेला नहीं था, वहां भी एक और था। इससे पहले कि गुरु अपना वाक्य पूरा कर पाता, एक और होलोग्राफिक इमेज दिखाया गया था। इस बार एक और चेहरा प्रदर्शित किया गया था। यह एक आदमी था जो पीले बालों और बियर्ड्स को स्पोर्टिंग कर रहा था। गुरु ने इस आदमी को कमरे के भीतर दूसरे व्यक्ति के रूप में पहचाना जो कार के अंदर भी हुआ था, जिसका उपयोग उन्होंने उसे अंडरग्राउंड फैसिलिटी तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया था। हाँ, वह भी उनमें से एक है, गुरु ने प्रोजेक्टेड इमेज पर इशारा करते हुए कहा। अच्छा, ऐसा लगता है कि अस्पताल को गलत मेहमान नहीं मिले। ये सुनकर गुरु पहले से ही महसूस कर सकता था कि कुछ नीचे चला गया होगा। सुश्री एमी, तुमने क्या किया? गुरु ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस लोगों के एक समूह को एक राज्य में डाल दिया जहां वे फिर से किसी को परेशान करने में सक्षम नहीं होंगे। जबकि सुश्री एमी बोल रही थी, अधिक प्रोजेक्शंस एक के बाद एक प्रदर्शित किए गए थे। गुरु पहले केवल 3 को पहचानने में सक्षम था, 7 के बाकी उसके लिए अज्ञात थे। ऐसा लगता है कि सुश्री एमी एक पूर्ण रीडिंग सेशन पर चली गई। यही कारण है कि वह इतनी देर से आई। गुरु गॉब स्मैक था क्योंकि वह इस रियलाइजेशन में आया था। ओह, सुश्री एमी, क्या उन्होंने कुछ भी कहा कि उन्हें किसने भेजा? गुरु ने इंक्वायर्ड किया। उसके बारे में, यह एक बहुत ही ट्रिकी व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो तुम्हारे पूर्व क्लासमेट का भाई होने के लिए होता है। उसका नाम है युंगजो, सुश्री एमी ने रिवील किया। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री का पहला बेटा है जो एमबीओ को उनके वेपन्स, आर्मर्स और अन्य उपकरणों को बनाने में मदद करता है, सुश्री एमी ने जोड़ा। गुरु की आंखें रियलाइजेशन में थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या यह उसके कारण है? गुरु ने पूछा। नहीं, इससे बहुत दूर। उसे कोई विचार नहीं है कि तुमने हंगजो के साथ क्या किया। तुम सिर्फ गलत समय पर गलत जगह पर होने के लिए हुए, सुश्री एमी ने जवाब दिया। गुरु ने ये सुनने के बाद राहत में साई किया। लेकिन अगर मैं वहां नहीं था तो मुझे शायद ये शक्ति नहीं मिलेगी। गुरु ने इंटरनली श्रग किया। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह उस माउंटेन साइड पर जाने के अपने फैसले को बदल देगा ताकि वह फिर से उसी चीज का अनुभव कर सके यदि वह समय में वापस चला गया। वह इस तरह का है जो बहुत श्रूड, कनिंग और मेटिक्यूलस है। भले ही मैंने पता लगाया है कि वह इसके लिए जिम्मेदार है, सतह पर उसके साथ डील करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैंने एमबीओ को उसकी टेल पर रखने में कामयाब रहा है ताकि उसे अभी के लिए लोले करना पड़े, सुश्री एमी ने कहा। उसने गुरु के चेहरे पर स्लाइट रूप से डिस्ट्रॉट को नोटिस किया और जोड़ा। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग फिर से तुम्हारे बाद नहीं आएंगे, मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ। तुम्हें बस अपने पद पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथियों के साथ डील नहीं करूंगा, लेकिन जब इन ओल्ड बास्टर्ड्स जैसे बड़े बुलीज की बात आती है जो तुम्हारे परे हैं, तो मैं स्टेप इन करूंगा। सुश्री एमी ने गुरु को अश्योर किया। धन्यवाद सुश्री एमी, गुरु ने जवाब देते हुए मुस्कुराया। सुश्री एमी ने कुछ सेकंड के लिए मुस्कान वापस कर दी, इससे पहले कि उसका चेहरा फिर से सोलम हो गया। मैंने पाया कि तुम क्या कह रहे थे, और जैसा कि तुमने कहा, ये वास्तव में कुछ खतरनाक था, सुश्री एमी ने कहा। यह क्या है, सुश्री एमी? गुरु ने एक इंट्रीग्ड लुक के साथ पूछा। वह सुविधा एनर्जीज के मिश्रण पर एक्सपेरिमेंटिंग कर रही है, सुश्री एमी ने जवाब दिया। एनर्जीज का मिश्रण? गुरु ने एक कंफ्यूज्ड लुक के साथ पूछा। क्या तुम अंडरग्राउंड माइंड डिफरेंट एनर्जी क्रिस्टल्स के बारे में अवेयर हो? सुश्री एमी ने पूछा। हाँ, वह आदमी जो बायोलॉजिकली मुझे इस दुनिया में लाया था, एक माइनर के रूप में काम करता है, इसलिए मुझे इसके बारे में थोड़ा पता है, गुरु ने एक कंटेम्पलेटिव लुक के साथ कहा। दुनिया भर में कई 100 माइंस हैं, लेकिन केवल 7 अलग अलग एनर्जी क्रिस्टल्स मौजूद हैं जिनका उपयोग डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल पर्पसेस के लिए किया जा सकता है। टन ऑफ रिसर्च के अनुसार उनकी डाइवर्सिटी के कारण। गुरु की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं जब वह इस बिंदु पर आया। उन्हें मिक्सिंग करने से एक कैटास्ट्रोफिक डिजास्टर हो सकता है क्योंकि वे एक साथ अनस्टेबल होने के लिए होते हैं। सुश्री एमी ने एफर्मेशन में नॉडेड किया। उन्हें मिक्सिंग करना कानून के खिलाफ है, एक अपराध जो मौत से दंडनीय है क्योंकि अतीत में ऐसे प्रयोग किए गए हैं जो एक पूरे शहर के विनाश का कारण बने हैं, सुश्री एमी ने एक डार्क लुक के साथ कहा। गुरु ने यह सुनकर सदमे में गास्प किया। एक पूरे शहर का विनाश?
उसके लिए ये लगभग अनबिलीवेबल था, लेकिन उसे इस पर विश्वास करना पड़ा क्योंकि यह सुश्री एमी के मुंह से आ रहा था। इस युग में एक पूरे शहर को नष्ट करना व्यावहारिक रूप से एक इम्पॉसिबल फीट था क्योंकि डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को जगह में रखा जाता है। अगर एक एलियन रेस ने इस युग में इन्वेड करने की कोशिश की तो उन्हें पता चलेगा कि पृथ्वी एक आसान टारगेट नहीं है। इससे गुरु को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया गया कि एक शहर को नष्ट करना असंभव है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन अब उसके विश्वासों को फिर से ओवरथ्रोन किया जा रहा था। एनर्जी क्रिस्टल्स के भीतर निहित शक्ति को मिक्सिंग करने से बनाई गई ऊर्जा की मात्रा पृथ्वी पर रहने वाले सभी रेसेस के लिए एक्सटिंक्शन का कारण बनने में सक्षम है और स्लाकॉफ्स के अनुसार ये हजारों साल पहले उनके ग्रह के विनाश के कारणों में से एक था, सुश्री एमी ने थोड़ी चिंतित स्वर के साथ समझाया। गुरु ये सुनने के बाद ये कल्पना नहीं कर सका कि ऐसी एनर्जीज कितनी शक्तिशाली थी, लेकिन इससे उसे आश्चर्य हुआ कि कोई भी उन्हें मिक्सिंग करने की कोशिश क्यों करेगा, क्योंकि उन्हें खतरनाक साबित किया गया है। यह उसका काम है, लेकिन उन एनर्जीज को मिक्सिंग करने के कारणों का पता नहीं है। उससे निपटने के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है क्योंकि वह अपने ट्रैक्स को हाइडिंग में बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि इस घटना को भी उससे जोड़ा नहीं जा सकता है। सुश्री एमी ने कहा, तो अब हम क्या करते हैं? गुरु ने पूछा। हम नहीं, यह मामला अब तुम्हारे व्यवसाय में से कोई नहीं है, अब एमबीओ पर जांच करना है। मैं तुम्हें इसके बारे में केवल इसलिए बता रही हूं क्योंकि तुम इन्वॉल्व हो गए। वह शायद तुम्हें अब भूल गया है क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी वह प्लानिंग कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, सुश्री एमी ने कहा। गुरु ने उसके जवाब को समझने में नॉड किया। तुमने मुझे लोकेशन के बारे में जल्दी से सूचित करने में अच्छा किया। अब उन लोगों को मेरा एहसान होगा, मुझे तुम्हें फिर से एक डेट पर बाहर ले जाना चाहिए। सुश्री एमी ने एक मुस्कान के साथ आवाज उठाई, लेकिन मैं शायद थोड़ी देर के लिए बिजी हो जाऊंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जब भी तुम तैयार हो सुश्री एमी। गुरु अब थोड़ा रिलीव महसूस कर रहा था, लेकिन अभी भी डीप डाउन एक नैगिंग फीलिंग था, जैसे वह महसूस कर सकता था कि इसका अभी भी उसके साथ एक तरह का कनेक्शन था। उसने उस फीलिंग को अपने पीछे रखने का फैसला किया।